Hello students, welcome to Core Academy. Today I am going to discuss question paper which we have given recently. First question is number of elements. Question paper आपका टेस्ट होगा डिस्कशन के साथ में. Number of elements in set A 4, number of elements in set B 5, and functions are defined from A to B. Imagine करो every time imagine ये 1 2 3 4 इधर 5 है A B C D E. अब फंक्शंस डिफाइन करने हैं फ्रॉम A to B. Then which of these is the correct option? Number of different injective functions 24. इंजेक्टिव फंक्शंस बनाने हैं बच्चों, तो नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन यानी ये बंदा किसी एक से रिलेट होगा तो इसको रिलेट करने का तरीका 5. फिर इसके पास चॉइसेस बचेंगी 4. हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. इसके पास 3, इसके पास 2, तो ये आएगा 26 120. ऑप्शन क्या दिया हुआ है 24. इंजेक्टिव फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं कि ये 4 हैं, इन 4 के लिए इधर 4 ही चाहिए. तो ये 4 पर्सन है, इधर 4 चेयर्स चाहिए, तो कौन सी 4 चेयर. फिर उन 4 चेयर्स को इन 4 को अरेंज करने का तरीका यानी ये 120. ऑप्शन ए में है नंबर ऑफ डिफरेंट इंजेक्टिव फंक्शंस 24 व्हिच इज रॉन्ग. तो ऑप्शन ए हो गया रॉन्ग. बी पर आते हैं. नंबर ऑफ डिफरेंट सर्जेक्टिव फंक्शंस. सर्जेक्टिव फंक्शंस की बात करते हैं. अब यहां पर 1 2 3 4, यहां पर A B C D E. सर्जेक्टिव का मतलब है कि B में ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सब इधर किसी न किसी का रिलेटिव हो. बच्चों अगर मैं एकदम ब्रॉड माइंडेड होकर के चलूं कि हर एक को एक एक भी पकड़ा दो तब भी एक तो बचना ही है ना, क्योंकि सर्जेक्टिव फंक्शन में इस कोडोमेन को हमें रेंज के इक्वल करना है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है. 4 एलिमेंट्स मैक्सिमम 4 ही एलिमेंट से रिलेट हो सकते हैं. ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई एक एलिमेंट इधर के 2 एलिमेंट से रिलेट हो जाए. फंक्शन ही ब्रेक हो जाएगा ना, फंक्शन ही नहीं बन पाएगा. तो यानी क्या हुआ, नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शंस विल बी 0. पॉसिबल ही नहीं है. हाँ, लेकिन इधर अगर 4 होते और इधर 5 होते और इधर 4 होते तब इन 5 को इन 4 से रिलेट कराने के चॉइसेस हम लोग सोच सकते थे. कैसे कि 5 कंप्यूटर को 4 लोगों में अलॉट करना है. ठीक है, आप पढ़े हुए हो बच्चों, इसलिए आपको समझ में आना चाहिए. तो ऑप्शन बी भी गलत, क्योंकि इसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ डिफरेंट सर्जेक्टिव फंक्शंस होना चाहिए 0. तो आप याद रखना कि जब इधर एलिमेंट्स 10 हो और इधर 11 हो तो नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शंस 0. तो सर्जेक्टिव फंक्शंस के लिए हमने कंडीशन भी पढ़ी थी. आपने देखा था कि अगर इधर 10 एलिमेंट्स है तो मिनिमम इधर 10 तो होना ही चाहिए, और सॉरी मैक्सिमम इधर 10 हो. 10 या 10 से कम होगा तो सर्जेक्टिव फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं. सी ऑप्शन है नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शंस. अब डिफरेंट फंक्शंस की बात करते हैं. तो फंक्शन का मतलब ये है कि वो एक्टिविटी जिसमें ये इधर किसी से एंगेज हो जाए तो इसको एंगेज करने के तरीके 5, इसको एंगेज करने के तरीके 5, क्योंकि अभी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, इसको एंगेज करने के तरीके 5, इसको एंगेज करने के तरीके 5, 5 to the power 4 which is 625, और ऑप्शन में है 125. तो सी ऑप्शन भी गया. तो डी क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज इज करेक्ट. थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो इसलिए है क्योंकि ऑप्शन ढूंढने में मेहनत हो रही है. सिंगल अटेम्प्ट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 2, F A to B है, G B to C है, such that fog is surjective. Fog is surjective. Fog surjective है तो मैंने आपको बताया था कि सर्जेक्टिव के केस में ये जो है इट मस्ट बी सर्जेक्टिव. और अगर फोग 1-1 होता तो G 1-1 होना चाहिए था. ये रटवाया था आपको. और अभी अगर मैं समझाने लग गया तो यानी क्या, ऑप्शन है F मस्ट बी सर्जेक्टिव, G मस्ट बी सर्जेक्टिव. अगर ये सर्जेक्टिव है, इस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, इस पर होता है. ये सर्जेक्टिव भी हो सकता है और नॉट सर्जेक्टिव यानी ऑन टू भी हो सकता है और इन टू भी हो सकता है. अभी मैं थोड़ा सा समझा देता हूं. फोग का मतलब पहले G डिफाइन होगा फिर F डिफाइन होगा. तो मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि G पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो G को आप मेनी-वन भी कर दो तो भी चलेगा, कुछ भी कर दो, लेकिन G को इंजेक्टिव करना है मुझे, तो ये इंजेक्टिव कर दिया 1 2 3 4 ये 5. ठीक है,
अब उसके बाद में सर्जेक्टिव रखना है तो इधर जितने भी हैं सबको कवर कर देता हूं, ठीक है। अभी आप देखो, इसका रिलेटिव ये है, इसका रिलेटिव भी ये है, इसका रिलेटिव ये है, इसका रिलेटिव ये है, इसका रिलेटिव ये है। 1 1 मैनी 1 पर फोकस ही नहीं है, सिर्फ ऑन टू और इनटू पर फोकस है। तो ये जो पूरी फंक्शनिंग हुई, ये फंक्शनिंग क्या है? फोग। पहले इनपुट जी में गया, जी के बाद में एफ मशीन में गया और इधर आउटपुट मिले। तो फोग आप देखो, फोग के लिए इनपुट ये है, आउटपुट ये है, तो आउटपुट पूरा इसको कवर कर ले रहे हैं, तो एफ मस्ट बी सर्जेक्टिव। अगर ये इनटू हो जाएगा तो फिर फोग आपका सर्जेक्टिव नहीं हो सकता। ये बच्चों मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, और ज्यादा डिटेल में जानना है तो आपको वो लेक्चर दोबारा देखना पड़ेगा, जिसमें ये बताया था कि फोग और गॉफ के सर्जेक्टिव होने पर या 1 1 होने पर जी और एफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये समझ में आ गया? तो वापस से रिकॉल कर दूं, अगर फोग सर्जेक्टिव है तो दादागिरी है कि एफ को सर्जेक्टिव होना पड़ेगा। गॉफ अगर सर्जेक्टिव है तो दादागिरी है कि जी को सर्जेक्टिव होना पड़ेगा। फोग अगर 1 1 है तो जी को 1 1 होना पड़ेगा। गॉफ अगर 1 1 है तो एफ को 1 1 होना पड़ेगा। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन ए, एफ मस्ट बी सर्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको दो फंक्शंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको दो फंक्शंस दिए हुए हैं, एफ R2R, जी भी R2R में डिफाइंड है, fx है 2x + 1, गॉफ x है 4x² + 4x - 1, देन g क्या होगा? चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी प्रिफर कर सकते हो कि पहले ऑप्शन में जो gx दिया हुआ है उसको उठाओ, फिर gx जो भी आ चुका है f और g के साथ ये वाला कंपोजिशन करो। अगर ये आ गया ऑप्शन ए से तो ऑप्शन ए टिक हो जाएगा। सेम फॉर ऑप्शन बी, सेम फॉर ऑप्शन सी एंड सेम फॉर ऑप्शन डी। तो जिस ऑप्शन में कंपोजिशन बैठ जाएगा f और g से गॉफ का कंपोजिशन ये आ जाएगा, वो डन हो जाएगा। लेकिन मैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच के थ्रू नहीं जा रहा हूं क्योंकि मुझे चारों ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे। तो मुझे जानना है g। तो आप ये देखो, g में जब fx जाता है तब 4x² + 4x - 1 आता है। तो g में क्या फंक्शन गया? 2x + 1। तो इधर में क्या होना चाहिए? 2x + 1 होना चाहिए। इधर में अगर मैं हर टर्म को, क्योंकि मुझे g की मैपिंग जाननी है, मान लो आप ये लेकर के आ गए 2x + 1 का होल स्क्वायर + 3 × 2x + 1 + 4। अगर आप ऐसा ले आए तो आप क्या बोल दोगे? g of x = x² + 3x + 4, है ना? ठीक है। तो मुझे क्या करना है, हालांकि ये गलत है, ये और ये इक्वल नहीं है, तो मुझे इसको 2x + 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 2x + 1 का होल स्क्वायर, 4x² + 4x + 1 माइनस, तो क्या समझ आया कि g of x will be x² - 2। अब आप बोलोगे सर आप तो रट करके आए हो, आपको पता है कौन सा होगा। ऐसा नहीं है, कुछ चीजें एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस इन सब से आती है। ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि फंक्शन में आप मेथड ओरिएंटेड नहीं रह सकते। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं। मान लो कि आपको g चाहिए, fx आपको दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि fx = g इनवर्स ऑफ 4x² + 4x - 1, है ना? ओके। तो अब हमारे पास g इनवर्स यानी 4x² + 4x - 1, g में अगर ये डालूं तो क्या मिलना चाहिए? fx मिलना चाहिए। इसको भी बच्चों ऑब्जेक्टिव अप्रोच के थ्रू ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो तरीका मैंने आपको बताया वही ज्यादा ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, C एक सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है
इधर कॉम्प्लेक्स नंबर्स पड़े हुए खूब सारे और इधर रियल नंबर्स है। फंक्शन है f ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z। इसका मतलब इधर अगर 3 प्लस 4 आयोटा रखा हुआ है तो ये किससे रिलेट होगा, इसके मॉडुलस से। 3 माइनस 4 आयोटा रखा है तो किससे रिलेट होगा, 5 से। 0 प्लस 5 आयोटा रखा हुआ है तो किससे रिलेट होगा, 5 से। यानी मैनी वन है, ये तो हमने एग्जांपल में ही डिक्लेयर कर दिया। देन द फंक्शन इज मैनी वन। ऑन टू और इनटू का देखते हैं बच्चों। ये c है और ये r है, r में -1 भी होगा। क्या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड -1 हो सकता है? क्लास 11th याद करो। ये ऑर्गेन प्लेन है, ये रियल एक्सिस बोलते हैं इसको, ये इमेजिनरी एक्सिस है। दुनिया भर के नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। मोड ऑफ z का मतलब होता है किसी भी z की ओरिजिन से डिस्टेंस। कोई भी z हो ऑर्गेन प्लेन पर, ये यहां मान लीजिए -2 आयोटा हो तो इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है, 2। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी -1 खाली रह जाएगा, -2 किसी से भी रिलेट नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, इनटू। तो मैनी वन इनटू विच ऑप्शन, ऑप्शन डी। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें आपको कोई एक फंक्शन दिया हुआ है R2S। क्वेश्चन नंबर 5, फंक्शन डिफाइंड है R2S, डिफाइंड एज 1/2 minus cos x is surjective, is onto then largest possible s। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। एक फंक्शन है दिया हुआ है, ये R में से इनपुट उठाता है और आउटपुट देता है। अब R2S में जब फंक्शन डिफाइन किया ऐसे, तो ये ऑन टू होगा, मतलब इधर S जो है, कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होता है, जब उसकी रेंज उसके कोडोमेन के इक्वल हो। तो लार्जेस्ट पॉसिबल S मतलब रेंज ऑफ द फंक्शन। कुल मिलाकर के हमें इस फंक्शन की रेंज निकालनी है जिसका डोमेन R है। तो कॉन्सेप्ट हमने पकड़ लिया, अब हमें इसकी रेंज चाहिए। हाउ कैन आई फाइंड इट्स रेंज, गेट x इन टर्म्स ऑफ y। 2y minus y into cos x is equal to 1। cos x यानी 2y minus 1 is equal to y cos x। now cos x is equal to 2y minus 1 upon y। अब मुझे y के एक्सप्रेशन पर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाना है। फॉर एवरी रियल x cos x is always from -1 to 1। y का कोई ठिकाना नहीं है, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि y में भी पॉजिटिव y में भी नेगेटिव। तो अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो कि एक्चुअली क्या है, मैं इसको साइमल्टेनियसली और इसको साइमल्टेनियसली, इस पूरे को साइमल्टेनियसली क्यों सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि मैं y से मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। क्यों नहीं कर पा रहा हूं, y के पॉजिटिव नेगेटिव होने पर क्वेश्चन मार्क है। y अगर पॉजिटिव होता तो हम सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहां देखो, ये जो भी cos x होगा ये -1 to 1 होगा। 2 माइनस दिस, थोड़ी देर वीडियो पॉज करके सोचना, 2 में से अगर -1 से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये पूरा 3, 2 माइनस माइनस यानी 3, या 2 माइनस 1 यानी 1, 1 to 3 यानी ये जो भी रहेगा हमेशा पॉजिटिव। यानी 2 में से माइनस कर रहे हैं 2 से कम, क्योंकि cos x हमेशा 2 से कम, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो y हमेशा पॉजिटिव, यानी कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अगर मैं ऐसा नहीं सोचता तो मुझे इसको अलग सॉल्व करना पड़ता, इसको अलग सॉल्व करना पड़ता। जब इसको सॉल्व करता तो y के लिए जो भी इंटरवल आता है वो, और जब इसको सॉल्व करता तो दोनों इंटरवल्स का मुझे इंटरसेक्शन लेना पड़ता। बट अभी मैं y को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो -y ग्रेटर देन इक्वल टू 2y - 1 लेसर देन इक्वल टू y। साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूं। अब इसको अलग से तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है नहीं। तो 2y - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -y इधर आया, 3y - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3। सिर्फ अभी इसी की नहीं सुननी है ना, अभी इसकी भी सुननी है।
2y माइनस 1 लेसर देन इक्वल टू y लेसर देन इक्वल टू 1। तो हमें दोनों की सुनिए, ये बोलता है कि y मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3 और ये बोलता है y मस्ट बी लेसर देन और इक्वल टू 1। तो कॉमन क्या आया, y बिलोंग्स टू 1/3 टू 1। ठीक है, तो रेंज आ गई 1/3 टू 1, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 6 में कहा गया है कि सेट A contains 5 elements and set B contains 6 elements. Then the number of 1 1 and onto mappings from A to B. ठीक है, आई थिंक ऐसे क्वेश्चन हम लोग डायरेक्टली ले चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सेट A contains 5 elements, B contains 6 elements. The number of 1 1 and onto mappings from A to B. इधर 5 एलिमेंट्स हैं A में, B में 6 एलिमेंट्स हैं A B C D E F। अब आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शंस, यानी 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। आपको पता है बच्चों 1 1 ऑन टू के लिए दोनों तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर चाहिए, क्योंकि 1 1 जब आप बनाओगे तो इस तरीके से कवर हो जाएगा, लेकिन ये हमेशा बचेगा, तो सर्जेक्शन तो कभी हो ही नहीं पाएगा। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस 0, लेकिन 1 1 फंक्शंस वी कैन डिफाइन अ लॉट ऑफ 1 1 फंक्शंस, वी कैन काउंट देम। 1 1 फंक्शंस को काउंट भी कर सकते हैं। 5 इधर से चाहिए तो 6 × 5 × 5 को 5 लोगों में बांटने का तरीका, लेकिन ऑन टू फंक्शंस का नंबर 0। तो वो फंक्शन जो 1 1 भी हो ऑन टू भी हो, कितने होंगे, 0। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फंक्शन a टू b में डिफाइंड है, अनदर फंक्शन g b टू c में डिफाइंड है, और आपसे पूछा है कि गॉफ इनवर्स क्या होगा। 4 ऑप्शंस दिए हुए। तो बच्चों आपको डायरेक्टली याद रखना है कि गॉफ इनवर्स इज इक्वल टू f इनवर्स o g इनवर्स। अगर ऐसा हो फोग इनवर्स, अभी समझा दूंगा कैसे, तो g इनवर्स o g इनवर्स, है ना। बेसिकली इसको समझते हैं, ये क्या है। तो गॉफ कैसे डिफाइन होगा, फिर उसका इनवर्स हम लोग डिफाइन करेंगे। गॉफ का डेफिनेशन देखने के बाद में हमें गॉफ को एक सिंगल फंक्शन की तरह इमेजिन करना होगा, फिर उसके बाद में उसके इनवर्स के बारे में सोचेंगे। गॉफ में पहले f काम करेगा, ठीक है, फिर उस पर g काम करेगा, तो ये हो जाता है गॉफ। तो इनवर्स ऐसे होगा, है ना। तो मान लीजिए इधर 1 दिया, 1 से आया f के अंडर में, f में 1 डाला 2 आया, 2 g में डाला 3 आया, तो यानी गॉफ में जब 1 डाला तो मिला 3। अब गॉफ का इनवर्स मशीन मतलब उस इनवर्स में 3 डालूंगा तो क्या मिलना चाहिए, 1। तो गॉफ के इनवर्स में, यानी अब मैं मशीन डिफाइन कर रहा हूं गॉफ इनवर्स। तो गॉफ इनवर्स को जब मैंने 3 दिया तो पहले कौन प्रोसेस होगा, 3 का उल्टा 2, यानी 3 पर पहले जी इनवर्स काम करेगा, तो इससे क्या आएगा 2। फिर इस 2 पर काम करेगा एफ इनवर्स, तो क्या है एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। आप इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8, देखो अगर आपको पेपर डिफिकल्ट लगा ना, तो बच्चों फंक्शन डिफिकल्ट का मतलब आप कैसे मेजर करोगे। आई कैन गिव यू वन सजेशन, अगर आपका आउटपुट 50% और अबव है देन इट इज ओके, मूव अहेड, आगे बढ़ते जाओ। बिलो है और आपका टारगेट सीरियसली जेईई मेन वगैरह है, एडवांस्ड है, तो आपको बच्चों थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। लेक्चर्स में अगर आपको लगता है कहीं कमी है, कोई चीज छूट गई तो मुझे बताएं, मैं दोबारा बता दूंगा। इतने दिनों से मैं नया चैप्टर का लेक्चर इसलिए नहीं डाल रहा था ताकि आपका टेस्ट हो जाए, फंक्शन की तैयारी आप अच्छे से करें। तो मैं ये कह रहा था कि 50 के बिलो है तो थोड़ी चिंता करो, और 50 के अबव है तो इट इज ओके, आगे बढ़ते जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 है, f और g दो फंक्शंस हैं, f ऑफ x है x प्लस मॉड ऑफ x, g ऑफ x है मॉड ऑफ x माइनस x।
आपसे पूछ रहा है एफ ओ जी इज, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो मन में ये आ रहा है कि इस काम को मैं अगर इनपुट से करूं या ना सॉरी ऑब्जेक्टिव अप्रोच से करूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। मान लो मैं कोई भी इनपुट ले लेता हूं, मैं लेता हूं फोक के लिए इनपुट 4, तो फोक 4 क्या होगा? फोक 4 में सबसे पहले G4 काम करेगा, 4 G में जाएगा, G में 4 गया तो 4 का मोड -4 0, F में गया 0, F में 0 आया तो 0 प्लस मॉड ऑफ 0 0। अब यहां पर एक ऑप्शन 0 भी है। पहले ऑप्शन में x की जगह 4 रखा, देखो ऑप्शन ए है कि फोग ऑफ x इज इक्वल टू -4x, यानी फोग ऑफ 4 -4 इंटू 4 -16 नॉट इक्वल टू 0, तो ऑप्शन ए तो गया। बी डायरेक्टली दिया हुआ है कि फोग x 0 है, मन कर रहा है कि टिक कर दें। सी ऑप्शन फोग ऑफ x इक्वल टू 0, अगर इनपुट 0 है 0 से बड़ा है तो फोग का इनपुट 4 था, 0 आ रहा है। अगर x लेसर देन 0 तो -4x। इस पर भी मन कर रहा है, लेकिन ये और ये क्लैशिंग है, यानी कि दोनों पे टिक लगाओ अगर ऑब्जेक्टिव अप्रोच से करना है तो, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आप एक काम करो, इनपुट फोग में -4 करो, -4 करा तो FOG -4, G में -4 गया, -4 का मोड 4 -4 8 आया, ठीक है। ये G -4 आया तो G ऑफ G -4 8 डाला, 8 प्लस F में 8 गया, 8 प्लस मोड ऑफ 8 16। तो बच्चों फोग ऑफ -4 0 नहीं आ रहा है, तो यानी ये ऑप्शन भी गया। अब जब 4 डाला था तो 0 करेक्ट। जब इनपुट फोग का इनपुट x 0 से छोटा है, यानी -4 है, -4 है, तो -4 इंटू -4 16 आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन डी था फोग x इज इक्वल टू -4x अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 अगर x लेसर देन 0। तो बच्चों जब -4 डाला था फोग में, तो -4 डालने पर आउटपुट क्या आया था 16। ये बोल रहा है कि 0 आएगा, यानी ये भी निपट गया, तो क्या आया सी। अब ये थी ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अब मैं आपको डिस्क्रिप्टिव तरीके से बताता हूं। देखो एक मेंटलिटी आप दिमाग में रखना, कोई भी क्वेश्चन मिले अगर ऑब्जेक्टिव है तो साम दाम दंड भेद ये तो चलते नहीं क्वेश्चन में, जुगाड़ तुगाड़ जैसे भी आप सही ऑप्शन ला सको, लेकिन यू मस्ट बी श्योर कि जो ऑप्शन आप लाए हो दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट, तो टिक लगा दो। मेथड्स के पीछे मत भागो, मेन एग्जाम है। लेकिन जब आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं तब आप डिस्क्रिप्टिव अप्रोच भी अपने पास रखें और ऑब्जेक्टिव अप्रोच से भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। बच्चों इनका कंपोजिशन मुझे चाहिए कि एक मशीन ऐसे काम करती है, एक मशीन ऐसे काम करती है। मुझे चाहिए कि ये वाली जो मशीन है FOG किस तरीके से काम करेगी। मैं कंपोजिशन तब कर पाऊंगा जब F और G को मैं समझ सकूं। तो फर्स्ट वी नीड टू डिफाइन F और G। f ऑफ x में अगर x 0 से बड़ा है तो ये x की फॉर्म में ही खुलेगा, तो ये हो जाएगा 2x। और अगर x 0 से छोटा है, f ऑफ x में x अगर 0 से छोटा है तो x ये -x में खुलेगा, तो ये हो जाएगा 0। इक्वलिटी कहीं भी होल्ड करवा सकते हैं। g ऑफ x कहता है कि अगर x पॉजिटिव है तो x माइनस x 0, और अगर x नेगेटिव है तो -x माइनस x माइनस 2x। मॉडुलस फंक्शन, इक्वलिटी कहीं पर भी लगा दो जहां मन करे आपका। अब कंपोजिशन करते हैं FOG, ठीक है। FOG कंपोजिशन थोड़ा सा टेढ़ा काम है। जब मैंने आपको कंपोजिशन पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि हमें करना है FOG। तो बच्चों G क्या क्या ले सकता है? G को कुछ भी आप दे सकते हो, 0 से बड़ा भी दे सकते हो, 0 से छोटा भी दे सकते हो। लेकिन ना G में इनपुट डालने के बाद में G जो भी देगा, यानी G की रेंज F के डोमेन में होना चाहिए। तो मान लीजिए मैंने कहा कि G जो है 0 से बड़े पर 0 देता है, तो G वाली मशीन में अगर मैं 0 या 0 से बड़ा डालता हूं
तो आउटपुट जी का आउटपुट क्या आएगा 0। अब ये 0 एफ में भेजना है तो एफ में 0 भेजने पर रिजल्ट क्या आएगा 0। ठीक, लेकिन अगर जी में मैं लेसर देन और इक्वल टू 0 भेजता हूं तो आउटपुट -2x। अगर x 0 या 0 से छोटा है तो g -2x आउटपुट देता है। x नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू -2 यानी पॉजिटिव, तो ये आउटपुट 0 से बड़ा है। f को, क्योंकि f को सिर्फ इसी बात से मतलब है कि f जो भी ले रहा है वो 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, तो f ने देखा कि -2x मिला g से और ये पॉजिटिव है। f पॉजिटिव को कैसे टैकल करता है 2x की फॉर्म में, तो यानी क्या बाहर निकालेगा 2 इंटू -2x यानी -4x। यानी कंपोजिशन हो गया FOG। FOG अगर FOG में इनपुट 0 या 0 से बढ़ा दिया, अगर इनपुट 0 या 0 से बढ़ा दिया तो आउटपुट भी 0, और अगर इनपुट 0 से छोटा दिया तो फाइनली आउटपुट -4x, और ऐसा ऑप्शन सी में है। आपको अगर ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगा, मैं आपको बता दूं ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है जिसको मैंने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको दे दिया, और ये एक बार जेईई मेन में भी आ चुका है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, एक फंक्शन है इंफिनिटी से 2, डोमेन है उसका, और को डोमेन है -5 टू इंफिनिटी। फंक्शन ऑफ x गिवन बाय 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, इसका इनवर्स पूछा है। इनवर्स के कई शॉर्टकट मैंने डिस्कस किए थे। क्वाड्रेटिक के केस में हम मशीन को इस तरीके से समझते हैं, 2 को कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, प्लस 3। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 3, 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 8 प्लस 3, या 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 5। अब इस आउटपुट के साथ या इस आउटपुट को हम इनवर्स में भेजें तो क्या मिलेगा x, मशीन में गया x तो आउटपुट मिला ये। अब इसको किस मशीन में डालें कि आउटपुट मिल जाए x, तो इसके साथ क्या होगा, पहले इसको अगर मन में x मानूं तो x के साथ पहले हो +5, फिर बाई 2, फिर x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट, ठीक है, फिर प्लस, है ना। अब एक छोटी सी कमी यहां पर रह गई, वापस से समझो। अगर ये कैपिटल X है तो इसके साथ मैं क्या करूं कि स्मॉल x बन जाए, तो इस कैपिटल X में सबसे पहले +5 करो, फिर +5 करते ये बचा, इस पूरे में +5 करते ये बचा, फिर बाई 2 किया तो क्या बचा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लूंगा तो प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फिर स्क्वायर रूट भी हो गया, फिर x माइनस 2 यानी x लाना है तो क्या करना पड़ेगा +2 यानी 2 प्लस माइनस। तो यानी बच्चों f इनवर्स x आया 2 प्लस माइनस रूट ओवर x प्लस 5/2। नाउ प्रॉब्लम इज कि हाउ टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, प्लस की माइनस। तो मैंने आपको तरीका बताया था, क्या तरीका बताया था, यहां से आप 1 उठाओ, f में 1 डालो, f में 1 यहां से, क्योंकि इंफिनिटी टू, ये माइनस इंफिनिटी टू 2 है बच्चों, मैंने गलत लिख दिया, माइनस इंफिनिटी टू 2, तो यहां से मैंने वहां 1 भी आ गया तो f1 मैंने डाला तो क्या मिलेगा 2, 1 का स्क्वायर 2 माइनस 8, 2 माइनस 8 माइनस 6 प्लस 3 3, सॉरी माइनस 3, आई रिपीट, मशीन में 1 डाला तो 2, 1 का स्क्वायर 2 माइनस 8 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3। अब ये माइनस 3 इस मशीन में डालूं तो f इनवर्स -3 1 आना चाहिए, 2 प्लस माइनस 3 डाला, -3 प्लस 5/2, 2 प्लस माइनस 5 माइनस 3 2/2 1। अब 1 लाना है ना तो प्लस से तो नहीं आएगा, माइनस से आएगा, तो यानी फाइनल हो गया 2 माइनस, तो इसका इनवर्स हो जाएगा 2 माइनस रूट ओवर x प्लस 5/2, ऑप्शन बी। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, देखो जिनको भी पेपर डिफिकल्ट लग रहा है ना, मैंने आपको बता दिया आप कैसे अपना इवेल्युएशन करोगे।
जिनके मार्क्स बिलो 50% है ओके, सॉरी जिनके मार्क्स अबव 50% है ओके, थोड़ी सी मेहनत रिक्वायर्ड है बट ठीक है, और बिलो है तो उनको मेरे से बात करना चाहिए। कैसे करोगे? फोन घुमाओ, बात कर लो। ये फंक्शन है बच्चों, किसी को नहीं बख्शता है। इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, सब आसान आसान चैप्टर्स हैं। तो ऑनलाइन पढ़ाने वालों ने ना डायरेक्ट मैट्रिसेस को पढ़ाया था, हालांकि मैं उन सबको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। आई ऑलवेज प्रीफर ऑर्डर ऑफ एनसीईआरटी, और ये रिलेवेंट भी है बच्चों। डिफरेंशियल कैलकुलस बिना फंक्शन के नहीं पढ़ सकते, बिना क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के नहीं पढ़ सकते। क्वेश्चन नंबर 10 में एक फंक्शन डिफाइंड है, डोमेन है 0 to 1 2 0 to 1, डिफाइंड बाय मशीन। कुछ इस तरीके से मशीन में इनपुट ये जा रहा है और आउटपुट इसी में मिलने चाहिए, बिकॉज दिस इज द कोडोमेन फॉर द फंक्शन। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x 1 माइनस x। मशीन में इनपुट अगर रैशनल जाता है तो x, और मशीन में इनपुट अगर इररेशनल जाता है तो 1 माइनस x। तो आपसे पूछ रहे कि बताइए f of x क्या होगा? ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं। मैं सजेशन दूंगा कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच से कर लें। x को लेता हूं √2, ठीक है, तो f ऑफ √2 निकालना है। 4 ऑप्शंस दिए हुए मुझे। ऑप्शन ए है कि f of x विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, ऑप्शन बी 1 प्लस x, सी x d नन ऑफ दिस। अब बच्चों फंक्शन में √2 गया। फंक्शन क्या कहता है कि अगर मिलने वाला इनपुट मुझे इररेशनल मिलेगा तो मैं 1 माइनस √2 दूंगा। आपको इमेजिन करना है, जो भी मैं बोलूं बिना इमेजिन किए आपको डिस्कशन नहीं लेना है। 1 माइनस √2 तो ये आया, फिर इसका f, ये भी इररेशनल है। फंक्शन ये बोलता है कि जब भी इनपुट इररेशनल मिला वो मिले हुए इनपुट का 1 माइनस x करके आउटपुट देता है। तो ये इररेशनल मिला इसको, तो 1 माइनस गिवन इनपुट क्या आया √2, यानी √2 डाला तो f में √2 डाला तो √2 ही मिला। तो √2 डालने पर इसके अकॉर्डिंग 1 प्लस √2 मिलना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग √2, यानी ये राइट है। और ये कांस्टेंट का पता नहीं, क्या पता √3 डालने पर भी अगर √2 ही मिलेगा तो ये टिक कर देंगे। तो √3 डालते हैं, √3 डाला, f ऑफ √3 1 माइनस √3, फिर f ऑफ 1 माइनस √3 इररेशनल, तो 1 माइनस √3 यानी क्या आया √3। तो जो डाल रहे हैं वही मिल रहा है, तो ये हो गया। अदरवाइज कंपोजिशन आपको पता ही कैसे करते हैं, कैसे करते हैं कंपोजिशन। देखो यहां पर f का f के साथ कंपोजिशन है, तो पहले मशीन की प्रॉपर्टी समझ लो। f को सिर्फ इस बात से मतलब है कि मिलने वाला इनपुट रैशनल है या इररेशनल है। तो मान लीजिए x मैंने दिया f को, तो x बोलेगा, अभी फिर ये जो आएगा ये किसमें जाएगा f, अब x मैंने डाला इसमें, अब x मान लो रैशनल है तो ये क्या दे देगा बाहर x, इररेशनल है तो 1 माइनस x। तो ये अगर रैशनल डाला तो ये भी रैशनल है ना, और अगर x इररेशनल है तो 1 माइनस x भी क्या होगा इररेशनल। फिर आगे अगर ये इसमें गया तो क्या आएगा x, और ये इसमें गया तो क्या आएगा 1 माइनस x, हर सिचुएशन में x। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जब आप कंपोजिशन करो ना, जैसे आप ये कंपोजिशन कर रहे थे, तो बच्चों इसका डोमेन फिर इसकी जो रेंज है वो इसके डोमेन में सेट होना चाहिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको कंपोजिशन पे अलग से लेक्चर ले चुका हूं, उसको आप दोबारा देख लेना। क्वेश्चन नंबर 11, एक फंक्शन है R टू R में डिफाइंड है। किस तरीके से डिफाइंड है नीचे समझाया गया है। f ऑफ x 2x होगा अगर x 3 से बड़ा है, x स्क्वायर होगा अगर x 1 2 3 है, 3x होगा अगर x लेसर देन और इक्वल टू 1 है। तो आपको बताना है कि रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ मतलब देखो दो ऑप्शंस में है रेंज ऑफ f, तीसरे में है f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और चौथे में है कि f o f √3 होगा, सॉरी f ऑफ f √3 इज इक्वल टू 3। तो ऑप्शन ए में चेक कर लेता हूं।
रेंज ऑफ एफ, ये देखना है मुझे, ठीक है। ऑप्शन बी, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ऑप्शन बी में भी रेंज ऑफ एफ, तो कुल मिला करके यही सेम। सी है एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। मैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और एफ ओ एफ रूट 3 इज इक्वल टू 3, ये सबसे आसान है ना। क्या पता अगर यही आंसर हुआ तो एफ ओ यानी एफ में रूट 3 डाला, मशीन में रूट 3 गया। अब रूट 3 मशीन तो आउटपुट देने से पहले पूछती है इनपुट से, भाई तू 3 से बड़ा है कि 1 से 3 के बीच है, तो रूट 3 1 से 3 के बीच है ना। तो 1 से 3 के बीच है तो रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी एफ ऑफ रूट 3 3। फिर f3 मतलब 9, तो क्या ये सही है क्या? नहीं। जो हमें आसान ऑप्शन लग रहा था वो ऑप्शन हट गया, एलिमिनेट हो गया। अब f की रेंज निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर f की रेंज यहां पर और यहां जो दी हुई है किसी एक से मैच कर गया तो टिक हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर इसको टिक करते हैं। यही ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है। तो f की रेंज निकालते हैं। देखो, इमेजिन करो, पता है बच्चों फंक्शन में ये होता है, अभी जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, मेरे मन में ये आ रहा है कि क्या पता है बच्चे पुराना भूल गए हो। अगर मैं वापस से समझाने लग गया तो मैं वही काम कर रहा हूं जब मैं पढ़ाते टाइम करता था। तो आपको जहां पर भी कमी महसूस हो आप उस लेक्चर में दोबारा जाओ, उसको पढ़ो, डाउट पूछो। ये जो मशीन है, इस मशीन के आउटपुट्स क्या क्या होंगे, तो मशीन को पहले अच्छे से समझो। एक ऐसी मशीन है कि जिसमें आने वाला इनपुट आर है, वो अगर इनपुट एक से छोटा है एक के बराबर है तो आउटपुट 3 गुना हो जाएगा। 1 से 3 के बीच में इनपुट है तो स्क्वायर हो जाएगा, और अगर 3 से बड़ा है तो दुगना हो जाएगा। तो रेंज निकालना चाह रहा हूं, अगर इनपुट a के x से छोटा है, इफ x is lesser than or equal to 1, तो आउटपुट यानी कि 3x will be lesser than or equal to 3। तो यानी बच्चों अगर इनपुट x से छोटा डालोगे तो रेंज क्या आई? -∞ to 3, यानी ये रेंज आई। यानी इन सारे इनपुट्स के लिए रेंज आई -∞ to 3। 1 से 3 डालूंगा तो क्या आएगा? 1 से 9, अब आप समझ गए। और अगर 3 से बड़ा डालूंगा तो क्या आएगा? 6 to ∞। अब आप देखो, इनपुट आउटपुट ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, नंबर लाइन पर समझते हैं। -∞ to 3, यहां तक के सारे आउटपुट आ रहे हैं। 1 to 9 भी रेंज में है, 1 शामिल नहीं है, और 6 to ∞ भी रेंज में है। तो इसका मतलब पूरा कवर हो गया ना। यानी ये मशीन ऐसी है, यहां तक के आउटपुट ये दे रहा है, यहां से लेकर यहां तक के आउटपुट ये दे रहा है, मतलब ये पूरा कवर हो गया। और 6 से लेकर ∞ के आउटपुट ये दे रहा है, इसका मतलब रेंज क्या हो गई? R। अब ऑप्शन ए में दिया हुआ है रेंज ऑफ f नॉट इक्वल टू R, तो गलत बात है ना, रेंज तो R आ रही है, ये ऑप्शन भी गया। फिर बोल रहा है कि रेंज ऑफ f इज R - 3 to 6, गलत बात। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी वो ये कहना चाह रहा है कि रेंज में 3 to 6 के बीच के एलिमेंट ही नहीं आ रहे, जबकि 3 to 6 के बीच के एलिमेंट ये दे रहा है ना। वो ये कहना चाह रहा है कि जो आउटपुट्स हैं उनमें 3 to 6 आएगा ही नहीं, यानी 4 का भी आउटपुट ही नहीं आएगा। लेकिन ये 2 मशीन में डालेंगे तो 4 आ रहा है ना, यानी बच्चों ये भी गलत। तो यानी कि यही टिक लगाना चाहिए, तो टिक तो लगा दिया, लेकिन मुझे आपको बताना पड़ेगा कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा है। तो मैं आपको समझाता हूं। अभी जब आप रेंज निकाल रहे थे आपने क्या देखा कि अगर इनपुट -∞ to 1 है तो आउटपुट -∞ to 3 है। अगर इनपुट 1 to 3 है तो आउटपुट 1 to 9 है, स्क्वायर से। तो अब देखो 1 इसमें भी आ रहा है, नहीं इधर में से किसी इनपुट का आउटपुट इधर 1 भी फंसेगा, और अच्छा चलो ठीक है 1 इधर है लेकिन इधर नहीं, तो 2 वाला एग्जांपल लेते हैं। इधर में 2 फंस जाएगा, किसके लिए? -½ किसके हिसाब से ऑपरेट होगा? इसके हिसाब से। -½ का दुगना 3 गुना -3/2। तो मैं एक ऐसा एग्जांपल लेता हूं, मुझे क्या सेट करना है? 3 सेट करना है। तो 3 इधर -1 लूंगा तो उसका आउटपुट 3, -1 का एक सेकंड 1 ले लेते हैं 1, ठीक है। 1 का आउटपुट कितना आ रहा है? 3। 1 इसको फॉलो करेगा।
अब ये देखना है मुझे कि ये 3 इधर में से किससे आएगा। तो इधर में अगर मैं √3 ले लूं तो √3 का आउटपुट भी 3। तो यानी बच्चों इस फंक्शन में 1 का आउटपुट भी 3, क्यों देख लो, और √3 इधर फंसता है तो √3 का स्क्वायर भी 3, यानी 1 का भी 3 √3 का भी 3 हो गया ना मैनी वन। तो जो फंक्शन मैनी वन है उसका इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा। अब आप बोलोगे कि सर आपको तो पता था कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो बच्चों जब हम किसी फंक्शन की इन्वर्टिबिलिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए, यानी 1 1 भी होना चाहिए और 2 भी होना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले 1 1 और मैनी वन को चेक किया, मैनी वन फंस गया तो बोल दिया कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। 12 है gx be a function defined on -1 to 1। g का डोमेन है -1 to 1। एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल विद 2 ऑफ इट्स वर्टाइसेस 8। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब वो फंक्शन की बात बोलते बोलते क्या बोलने लग गया, पहली लाइन बोला कि let gx be a function defined on -1 to 1 full stop। if area of the equilateral triangle with 2 of its vertices at 0, 0 and x, g of x, एक वर्टेक्स ये है, is √3/4। इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, √3/, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। इसका मतलब साइड का स्क्वायर यानी 1, ये दोनों इक्वल है तो साइड क्या हो गई 1। इसका मतलब क्या हो गया कि सर ये साइड होना चाहिए 1। तो इस साइड की लेंथ यानी gx - 0 का होल स्क्वायर प्लस दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस x - 0 का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए 1। अब हमें gx चाहिए तो gx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 - x²। तो gx क्या आया प्लस माइनस √1 - x²। विच ऑप्शन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग आते हैं। अब तक के जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं उसमें ये मेरे को सबसे आसान लगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको बता दूं बच्चों, इस पेपर में ना कई सारे क्वेश्चंस तो प्रीवियस ईयर जेईई मेन के, तो आप ये तो बोल ही नहीं सकते कि सर आपने बहुत डिफिकल्ट पेपर दिया है, ठीक है। और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉरी कई क्वेश्चन जेईई मेन के हैं और कई क्वेश्चन मैंने बोर्ड से लेकर के ऑब्जेक्टिव में बना दिए। बोर्ड से तो बहुत कम लिए हैं, 2-3 क्वेश्चन ही लिए होंगे, बाकी जो प्रीवियसली जेईई मेन में पूछे गए उनको मॉडिफाई करके भी मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम a to b, डिफाइंड एज f of x is equal to x - 1 upon x - 2। a जो है r - 2, वैसे भी आपको पता है इस मशीन के लिए x2 नहीं होना चाहिए, और इस मशीन की रेंज भी आपको पता है, b बोल रहा है कि r - 1 a/b। आपको याद है ना ax + b upon cx + d जो फंक्शन होते हैं उनका डोमेन होता है r - d/c और रेंज में a/c कभी नहीं आता है, ठीक है। तो f इज आपको बताना है कि अब आप देखो ये जो फंक्शन है ये f है, ऑप्शन है इन्वर्टिबल एंड इनवर्स दिया हुआ है, ऑप्शन बी इन्वर्टिबल एंड इनवर्स दिया हुआ है, इन्वर्टिबल एंड इनवर्स दिया हुआ है, और डी नॉट इन्वर्टिबल। तो बच्चों ये एनसीईआरटी का फेवरेट क्वेश्चन है। इस फंक्शन में 1 1 आप चेक कर सकते हो, x1 = x2 ही आएगा और कोई x1 और x2 के बीच में रिलेशन नहीं आएगा। जैसे मैंने खूब सारे इनपुट्स के लिए कहा कि भाई लेट f of x1 = f of x2, जब आप इससे सॉल्व करते हो, याद आया ना मैनी वन और 1 1 कैसे चेक करते हैं, तो यू विल फाइंड कि आपको एक ही रिलेशन मिलेगा। मतलब डोमेन से जब को डोमेन में फंक्शनिंग करते हैं तो इधर दो x1 और x2 नहीं मिलेंगे जिनके लिए सेम आउटपुट हो, तो यानी 1 1 तो है। उसके बाद में आपको इसकी रेंज निकालनी है, इसकी रेंज निकालनी है, इसकी रेंज क्या आएगी r - 1 which is equal to कोडोमेन, सो इट इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल हो गया। उसके बाद में अब यहां पर इनवर्स निकालना है, इसका इनवर्स निकाल लो, y = x - 1 upon x - 2, ठीक है। गेट x in terms of y, या फिर लेट f इनवर्स y is equal to z, क्योंकि f इनवर्स उसने y के फॉर्म में दिया हुआ है, x भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है।
तो x क्या हो जाएगा f ऑफ z, f ऑफ z, z f में गया, z minus 1, z minus 2, what do I want? I want z, x z minus 2x z minus 1, I want z, x z minus z equals to 2x minus 1, z into x minus 1 is equal to 2x minus 1. This implies z is equal to 2x minus 1 upon x minus 1. So f inverse x is equal to 2x minus 1 upon x minus 1. So I can write f inverse y will be 2y minus 1 upon y minus 1. 2y minus 1 upon y minus 1, option B. क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ ऐसा है, लेट n be the set of natural numbers and two functions. n set of natural numbers है and two functions f and g be defined as, f और g be defined as n to n, मतलब क्या दोनों मशीन है n से n में डिफाइंड है, 1 2 3 4 5 इनपुट जाता है, आउटपुट भी उसी के फॉर्म में देती है। अब सच दैट मशीन f कैसे काम करती है, इट वर्क्स लाइक इट गिव्स आउटपुट n plus 1 by 2 अगर n क्या है ऑड है, और इट गिव्स n by 2 अगर n है इवन। तो पहले f को समझ लेते हैं। f नाम की मशीन में जो कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में लगा है, अगर इनपुट ऑड डाला तो ऑड प्लस 1 by 2 यानी कि 1 डाला तो 1 plus 1 by 2 यानी 1, 2 डाला तो 2 by 2 1। तो f की मैपिंग क्या है 1 2 3 4, 1 डाला तो 1, 2 डाला तो भी 1, 2 by 2, 3 डाला तो 3 plus 1 by 2 मतलब 2, 4 डाला तो f मैनी 1 है। ये 1 1 मैनी 1 कोई काम नहीं आएगा, लेकिन मैं अभी मैपिंग कर रहा था तो मुझे समझ में आया, क्योंकि मैं पहले हर फंक्शन को समझूंगा तभी जाकर के मैं कंपोजिशन कर सकता हूं, तभी जाकर के मैं इनवर्स के बारे में सोच सकता हूं, तभी मैं फंक्शन खेल सकता हूं। तो f तो ऐसा है और g कैसा है, g बड़ा आसान फंक्शन, जो इनपुट दोगे यानी 1 डाला तो 1 दे देगा, 2 डालोगे तो 2 मिल जाएगा, 3 डालोगे तो 3 मिल जाएगा। अब आपसे वो कह रहा है then fog is ऑप्शन ए 1 1 on 2। फोग कैसे डिफाइन होता है, पहले जी डिफाइन होगा, तो जी डिफाइन कर लो। इसके बारे में बताना है ना कि इसकी इंजेक्टिविटी और इसकी सर्जेक्टिविटी चेक करनी है, यानी कि 1 1 है मैनी 1 है, ये बताना है। अब आपने क्या देखा, यहां पर आपने देखा कि पहले फोग को समझने के लिए जी बनाओ, तो जी कैसे काम करता है, जी 1 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, ये तो जी की मैपिंग है। अब फोग की मैपिंग में या कंपोजिशन में इस पर एफ काम करेगा, एफ 1 1 2 1। तो ये जो कंबाइंड एफओजी है इसमें आपने देखा कि 1 का भी 1 और 2 का भी 1, तो फोग मैनी 1 हुआ कि नहीं हुआ। फिर 3 का क्या देखा था, 3 का एफ 2, 3 पर एफ कैसे काम करता है 2, और 4 पर भी 2, यानी 3 का भी 2 4 का भी 2। इस तरीके से 1 2 3 4 5 सब कवर हो जाएंगे आप जब बनाओगे। तो ये क्या हुआ, फोग ऑन टू तो हो जाएगा पर मैनी 1 है, तो मैनी 1 ऑन टू, तो विच ऑप्शन, ऑन टू बट नॉट 1 1। पहला ऑप्शन है बोथ 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 नहीं है गया। ऑप्शन बी है 1 1 गया, सी है नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो 1 1 तो नहीं था, ठीक है, नीदर 1 1 सही है बट नॉर ऑन टू भी बोल रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि ऑन टू तो है, क्योंकि इधर सारे नेचुरल नंबर आएंगे और सारे नेचुरल नंबर्स के लिए इधर वही आउटपुट एफ से आता है, इधर एफ काम करता है ना कंपोजिशन में। तो यानी क्या हुआ, ऑप्शन डी ऑन टू बट नॉट 1 1। तो ये 14 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। 15 में एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मतलब 15 में जो क्वेश्चन है वो ऐसा है कुछ, एक फंक्शन 0 to इंफिनिटी से 0 to इंफिनिटी में लगा हुआ है, डिफाइंड बाय f of x is equal to 1 minus
1/x का मोड, देन f इज, डिस्कस करना है 1 1 मैनी 1 ऑन 2 इनटू। अब बात करते हैं कि अगर मैं 1 1 और मैनी 1 के लिए चेक करूं तो 1 1 मैनी 1 के लिए क्या चेक करते हैं, लेट x1 x2 फीड करो एक फंक्शन a टू b, इधर दो x1 x2 उठा है, बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, फिर अज्यूम किया कि फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, तो 1 माइनस 1/x। बच्चों अगर मैं मॉड डिफाइन कर लूं तो ज्यादा ठीक रहेगा ना, तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूं। तो पहले हम मोड को डिफाइन कर लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। तो मुझे ये देखना है कि 1 माइनस 1/x का मोड विल बी 1 माइनस 1/x कब, जब 1 माइनस 1/x 0 या 0 से बड़ा हो, मीन्स 1/x लेसर देन और इक्वल टू 1, मीन्स चूंकि इनपुट्स 0 टू इंफिनिटी ले रहे हैं तो इनपुट पॉजिटिव है, यानी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। और ये होगा -1 प्लस 1/x कब, मोड का आउटपुट मोड ऑफ x इज -x व्हेन दिस इज नेगेटिव। तो ये नेगेटिव कब होगा, जब 1/x बड़ा हो x से, x आपका पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 1, तो ये लो डिफाइन हो गया। यानी कि फंक्शन होगा 1 माइनस 1/x अगर x 1 से बड़ा है, ठीक है। वैसे भी आप दिमाग लगाओ, अगर x 1 से बड़ा है तो 1/x 1 से छोटा, 1 माइनस x से छोटा पॉजिटिव, और अगर x 1 से छोटा है और इनपुट 0 से है ना, क्योंकि पता है ये 0 को छोड़ के r के लिए डिफाइंड है, लेकिन डोमेन उसने बोला 0 टू इंफिनिटी ही लो, इसलिए मैंने ये लिया। तो 0 टू 1 का रेसिप्रोकल 1 से बड़ा, 1 से बड़ा -1, 1 से बड़ा -1 पॉजिटिव, यानी कि हर हालत में पॉजिटिव आना है, ये फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब अपन इधर देखते हैं, फंक्शन डिफाइन हो गया ना, अब चेक करते हैं फॉर, चेक फॉर 1 1 मैनी 1। सोचा कि इधर में कोई दो ऐसे इनपुट मिल जाए, तो इधर में जो भी आउटपुट आएगा, तो मैंने कहा कि भाई लेट x1 x2 बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, तो फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 ले लिया, है ना। ये देखो डिफाइन तो हमें करना ही चाहिए, जब भी मोड या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बीच में आ जाए तो डिफाइन तो हमेशा करना चाहिए। तो फंक्शन ऑफ x1 1 माइनस 1/x1 का मोड इज इक्वल टू 1 माइनस 1/x2 का मोड। अब ये दो तरीके से खुल सकता है, इज इक्वल टू ऐसे खुल जाए, या 1 माइनस 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2 माइनस 1 में खुल जाए। तो अब देखो 1 से 1 कैंसिल, तो इससे आया x1 इज इक्वल टू x2। तो बच्चों जब सिर्फ यही केस मिलता है तो उस केस में तो हमेशा फंक्शन 1 1 माना जाता है। तो अगर ये मोड ऐसे खुले तो 1 1, इसका मतलब अगर x1 और x2 ऐसे कब खुलता है, एज इट इज कब खुलता है, जब दोनों 1 से बड़े हैं। तो हमने देखा कि इधर में 1 से बड़े तो कोई भी दो ऐसे इनपुट नहीं है जिनके लिए सेम आउटपुट है, अगर ऐसे खुले तो यानी इसमें यह आया कि 1/x1 प्लस 1/x2 इज इक्वल टू 2। क्या ये पॉसिबल है क्या, देखते हैं। इसका मतलब ये है कि x1 जो है वो इसका मोड ऐसे खुला और इसका मोड नेगेटिवली खुला। तो इसका मोड ऐसे खुला मतलब x, यानी यहां x1 x से बड़ा है और x2 x से छोटा है। तो x1 x से बड़ा है और x2 x से छोटा है, तो क्या इन दोनों के रेसिप्रोकल्स का सम 2 हो सकता है। तो 1 से बड़ा का रेसिप्रोकल 1 से छोटा और 1 से छोटे का रेसिप्रोकल x2 x से छोटा है ना, बड़ा होगा 1 से, तो सम 2 हो सकता है क्या, हो सकता है, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो गए, क्योंकि देखो मैं जो सोच रहा हूं ना वो मैं आपको, बच्चों मेरा दिमाग और आपका दिमाग अलग रहेगा ना। मुझे समझ में आ गया कि ये फंक्शन मैनी वन है। अब आपका दिमाग ना परेशान हो रहा होगा कि सर कैसे मैनी वन है। मैं आपको समझाता हूं कैसे मैनी वन है।
अगर आप इसको इस तरीके से डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मैं भी ना समझाते समझाते थोड़ा सा मुझपोज हो गया था, बट मुझे समझ में आ गया, तो अपन क्या करते हैं, जब हम नॉर्मल मेथड से नहीं बता पाते हैं तो हम फिर ग्राफ बनाने की ओर जाते हैं। ठीक है, तो मैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूं, 0 से इंफिनिटी के लिए बनाना है क्योंकि इनपुट्स 0 टू इंफिनिटी है। ठीक है, अब मैंने ये देखा कि जब x 0 से 1 है, इसका y इधर में आओ, मतलब आप इनपुट सिर्फ 0 से 1 देखो, इधर में ग्राफ बनाओ, तो फंक्शन है -1 + 1/x, यानी -1 + 1/x, तो dy by dx -1/x², हमेशा 0 से छोटा, यानी कि इधर में 0 से 1 में क्या है, फंक्शन डिक्रीजिंग है। अगर मैं डिफाइन नहीं करता तो डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाता, इसलिए जब भी मॉड या ग्रेटेस्ट इंटीजर हो डिफाइन तो करना पड़ेगा, यानी 0 से 1 में फंक्शन डिक्रीजिंग है, 1 के बाद देखो फंक्शन ये है, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, 1 + 1/x, सॉरी 1 का 0, तो -1/x का 1/x² ग्रेटर देन 0, हमेशा इंक्रीजिंग, 1 के बाद इंक्रीजिंग। 0 पर, 0 के इधर में कोई वैल्यू रखो, 0 प्लस रखो, 0 प्लस मतलब 0 प्लस, जब इसमें आप इनपुट डालोगे 0 प्लस यानी इधर 0 प्लस का मतलब होता है 0 से थोड़ा सा ज्यादा, अब थोड़ा सा कितना ज्यादा, और भी छोटा, यानी इसको मैं बोल सकता हूं 10⁻⁻⁴, 40 माइनस जो भी है, तो बहुत छोटा नंबर जब इधर डालूंगा तो यहां देखो 0 से 1 में, तो -1 + 1/0 प्लस, तो 0 प्लस यानी 10⁻⁻⁴, यानी 10⁻⁴ - 1, यानी बहुत बड़ा नंबर, यानी लगभग इंफिनिटी। फिर 1 पर 0, यानी इस तरीके से डिक्रीजिंग, फिर इसके बाद में इंक्रीजिंग। ठीक है, हो गया मिनिमम, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, लेकिन बच्चों क्या है कि मिनिमम तो हो गया, यानी आपको दोनों चीजें बतानी थी, बोथ 1 मतलब 1 और ऑन टू दोनों के बारे में बताना था, मिनिमम तो बता दिया। अब इसको देखकर क्या बता दोगे कि सर जब यहां से आ रहा है तो सारी वैल्यूज कवर हो रही है ना, 0 टू इंफिनिटी की, 0 से इंफिनिटी सारी वैल्यूज कवर हो रही है, और आपने देखा था कि डिक्रीजिंग है, 1 पर 0 हो रहा है। आपने देखा कि 0 प्लस पर नंबर बहुत बड़ा आ रहा है, क्योंकि फंक्शन ऑफ, क्योंकि 0 शामिल नहीं है ना, तो 0 के जस्ट बाद क्या, 0.000000, मतलब 10⁻⁻10 ले लेता हूं, 10⁻⁻20 ले लेता हूं, तो फंक्शन में डाल करके देखो 1 - 10⁻⁻20 क्या आ गया, 10⁻20 1 माइनस, ये बहुत बड़ा नंबर नेगेटिव में, यानी कि 0 प्लस पर इंफिनिटी, 1 पर 0, डिक्रीजिंग है, ऐसे ही आएगा, तो इधर तो सोचने की जरूरत भी नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि सर ये फंक्शन ऐसा है कि 0 से 1 में इनपुट तो रेंज जो है 0 से इंफिनिटी आ जाएगी, तो ये कोडोमेन पूरा कवर हो गया। एक्चुअल में जब आप टूल में या जो एप्लीकेशन मैंने आपको बताया था उसमें जब आप ये डालोगे ना, तो ऐसा कुछ भी आ सकता है ग्राफ, ठीक है, ऐसे करके कांस्टेंट भी हो सकता है, तो लेकिन आपका इधर आपने देखा तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, ऑन टू और मैनी वन, तो मैनी वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू। तो कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन में ये था कि ग्राफ, अब ग्राफ बनाने पर थोड़ा टाइम देना, ग्राफ बनाना नहीं आया तो मुझसे पूछना, तो ये हो गया मैनी वन ऑन टू, तो ऑप्शन ए है बोथ 1 1 एंड ऑन टू गया, ऑप्शन बी 1 1 गया, सी नीदर 1 1, ये थोड़ा सही लग रहा है, नॉर ऑन टू, ये गया क्योंकि ऑन टू तो है, तो ऑन टू बट नॉट 1 1, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नहीं बच्चों, मैंने ऑप्शन गलती कर दिया, मैंने आपको क्या कर दिया, 14 के ऑप्शंस बोल दिए, तो 15 का ऑप्शन से इंजेक्टिव ओनली, गलत बात, 1 1 तो था ही नहीं, ऑप्शन बी है नॉट इंजेक्टिव, करेक्ट है, बट इट इज सर्जेक्टिव, तो ऑप्शन बी करेक्ट। सी में है बोथ इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव, ये गया क्योंकि 1 1 नहीं था, इंजेक्टिव मतलब 1 1, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। डी है नीदर इंजेक्टिव, सही है, नॉर सर्जेक्टिव, गलत है, तो ऑप्शन बी है नॉर इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव बट इट इज सर्जेक्टिव, तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है रियल नंबर्स टू
माइनस 1 टू सॉरी f जो डिफाइंड है r माइनस, कहने का मतलब डोमेन में से -1 और 1 को हटा दो, उसके अलावा जितने भी रियल नंबर्स हैं उन पर मशीन काम कर रही है और आउटपुट a में दे रही है। a कोडोमेन है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर इज सर्जेक्टिव। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके हो, एक फंक्शन सर्जेक्टिव है मतलब ये क्या होना चाहिए, कोडोमेन इक्वल टू रेंज। क्या पूछेगा देन a इज इक्वल टू, मतलब रेंज निकालना है, तो हमें रेंज निकालना है तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर की रेंज निकाल लो। y माइनस x स्क्वायर, y इज इक्वल टू x स्क्वायर, वी वांट x, तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y, x स्क्वायर इनटू 1 प्लस y, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस y। इस पर रेस्ट्रिक्शन, y अपॉन 1 प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y बिकॉज x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इनपुट x -1 और 1 को छोड़कर सभी है, तो क्या आ गया, ये क्या है y अपॉन y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -1 और 0, बड़ा मतलब बड़ा, -1 नहीं हो सकता, तो रेंज क्या आई, माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 0 टू इंफिनिटी। बट ऐसा ऑप्शन नहीं है तो इसको क्या बोल सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स माइनस 1 को भी -1 टू 0, -1 टू 0 हटा दो, विच ऑप्शन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये 16 में बच्चों हमारा ये आया था y अपॉन y प्लस 1, तो आउटपुट था x स्क्वायर, तो यानी ये आपने हाँ ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनपुट क्या था, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 और 1, इनपुट ये नहीं हो सकते, तो यानी ये 1 नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता है ना। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। फंक्शन ऑफ x है a टू द पावर x, a ग्रेटर देन 0 है, रिटन एज, इस फंक्शन को ऐसे लिखा जा रहा है f1x प्लस f2x, ये बोल रहा है कि ये इवन फंक्शन है और ये ऑड फंक्शन है। तब आप बताइए कि f1 x प्लस y प्लस f1 x माइनस y इक्वल्स, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 2f1x इंटू f1y, b 2f1x f2y, c 2f1x plus y f2x minus y, and d is 2f1x plus y f1x minus y। आप पोस्ट करके पहले सोच लो, वैसे भी आप टेस्ट पेपर दे चुके हो, आपको आइडिया है कि क्या है। ये क्वेश्चन जेईई में पूछा जा चुका है बच्चों, मैंने आपको बोला था ना कई क्वेश्चन जेईई में पूछे जा चुके हैं। तो यहां पर F1 इवन होना चाहिए, F2 ऑड। यहां पर मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, अपनी प्रैक्टिस के बेसिस पर ये बोलूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बायस्ड क्वेश्चन है, जिसको आता है वही कर पाएगा। a टू द पावर x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, a टू द पावर x प्लस a टू द पावर माइनस x बाई 2 प्लस a टू द पावर x माइनस a टू द पावर माइनस x बाई 2। ये है इवन, चेक कर लेना, माइनस x रखोगे तब भी यही जाएगा, और ये है ऑड। तो ये हो गया f1x और ये हो गया f2x। अब आपको f1x मिल गया, अब आपको मिल गया f1x, f1x मिला a टू द पावर x प्लस a टू द पावर माइनस x बाय 2। नाउ आपसे पूछा है f1x प्लस y प्लस f1x माइनस y। फंक्शन आपके पास है x प्लस y, रख दो a टू द पावर x प्लस y माइनस x माइनस y बाय 2, f1x माइनस y a टू द पावर x माइनस y a टू द पावर माइनस x प्लस y बाय 2। अब आप चेक करो, आपको इनमें से कोई रिजल्ट आना है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y
ए टू द पावर माइनस एक्स इंटू ए टू द पावर माइनस वाई, एलसीएम 2 आ गया, ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर माइनस वाई, ए टू द पावर माइनस एक्स इंटू ए टू द पावर वाई डिवाइडेड बाय। अब इन दोनों को पकड़ रहा हूं, ए टू द पावर एक्स कॉमन लिया तो ए टू द पावर वाई प्लस ए टू द पावर माइनस वाई, इन दोनों को पकड़ रहा हूं, ए टू द पावर माइनस एक्स कॉमन लिया तो ए टू द पावर माइनस वाई प्लस ए टू द पावर वाई डिवाइडेड बाय ए टू द पावर वाई प्लस ए टू द पावर माइनस वाई कॉमन लिया, ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स बाय। ऑब्जर्व करो, एक और 2 यहां डाल दूं और यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या है f1x, ये क्या है f1y इंटू 2, तो 2f1x इंटू f1y। अगर थोड़ा स्पीड से समझा दिया तो आप समझ सकते हो, पूरा मैनिपुलेशन था, इसको मैनिपुलेट किया, ठीक है, और इसके मुकाबले लेकर क्या है। अगर नहीं ले पाते, यहां पर एक थोड़ी डिफिकल्टी होगी कि सर ऐसा क्यों किया, आप सोचना, आपको समझ में आ जाएगा। तो जो करना आपको ये सब कुछ, ये जो टीचर्स आपको बोलते हैं ना आप कर लेना, आप कर लेना, तो मैं आपको पहले बताता हूं फिर बोलता हूं, ये नहीं कि सब आप पढ़ लेना, लेकिन जो एनालिसिस वाला पार्ट है, जो समझने वाला पार्ट है, वो तो आप ही के ऊपर है ना। हाँ, हियर आई एम रेडी टू टेल यू व्हाटएवर यू आस्क, ठीक है, रिगार्डिंग योर स्टडीज, रिगार्डिंग मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। g of x x square plus x minus 1 g of x 4x square minus 10x plus 5 f of 5/4 पूछा है और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 3/2, -1/2, -3/2 और 1/2। अब सिंपल सी चीज है कि अगर f 5/4 चाहिए तो f of x चाहिए, लेकिन f of x मेरे पास है नहीं, g of x दिया हुआ है, इसको पकड़ते हैं। g of f of x is equal to 4x square minus 10x plus 5। I want fx, g तो है मेरे पास, fx क्या हुआ, g inverse of 4x square minus 10x plus 5 means I need g inverse, और मैं g इनवर्स इजीली निकाल सकता हूं। g इनवर्स क्या होगा, तो पहले g को देखो, g है x प्लस हाफ का होल स्क्वायर। आपको पता है ना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस या क्वाड्रेटिक फंक्शंस के लिए इनवर्स कैसे निकालते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में बदलते हैं, x स्क्वायर प्लस x यानी x प्लस हाफ का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1, तो g आया x प्लस हाफ होल स्क्वायर माइनस 5/4। तो g इनवर्स क्या होगा, इसके साथ क्या करूं, अगर ये पूरा कैपिटल X है तो सबसे पहले x में 5/4 ऐड करो, फिर स्क्वायर रूट लो, फिर प्लस माइनस लगाया स्क्वायर रूट लेकर के, फिर ये बचा x प्लस हाफ तो माइनस हाफ, तो यानी g इनवर्स आया माइनस हाफ प्लस माइनस रूट ओवर x प्लस 5/4, ये g इनवर्स आया। अब मुझे प्लस या माइनस का फैसला करना है, तब आप ये देखो, अभी थोड़ी देर में कर लेंगे, बट मुझे क्या चाहिए, g इनवर्स x मिल गया, मुझे चाहिए ये, तो g इनवर्स में ये चीज यहां पर डाली, तो माइनस हाफ प्लस माइनस, ठीक है, माइनस हाफ प्लस माइनस कैपिटल X प्लस 5/4, x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 प्लस 5/4, ये हो गया माइनस हाफ प्लस माइनस 16x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 25/4 यानी बाय, तो ये हो गया -1 प्लस माइनस रूट ओवर, ये यहां पर क्या था प्लस माइनस हाफ, तो नीचे 2 एलसीएम ले लिया, -1 प्लस माइनस ये क्या है 4x माइनस 5 का होल स्क्वायर, यू में चेक इट, 16x स्क्वायर 25, 4x इंटू 5, ए भी तो हो गया 20 इंटू 2 40, तो ये क्या आया -1 प्लस माइनस 4x माइनस 5/2, ठीक है, तो ये आया -1 प्लस 4x माइनस 5/2, -1 माइनस 4x माइनस साइन लू तो प्लस 5/2, ये लूंगा तो आएगा 2x माइनस 3, ये लूंगा तो आएगा -2x प्लस 2, -2x प्लस 2। अब देखो fx क्या दिया हुआ है,
2x माइनस 3, अब कुछ भी हो सकता है। तो f 5/4, अगर f को मैं क्या लूं 2x माइनस 3, क्योंकि f इनवर्स 2 आ रहा है, यहां पर डोमेन और रेंज नहीं दिया हुआ है, यानी इनपुट्स क्या क्या है, तो हम लोग इनवर्स को फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि इनपुट देता तो हम लोग प्लस माइनस का फैसला कैसे करते हैं, इनपुट रख करके देखते हैं, फिर उसके इनवर्स में वो आउटपुट रख करके देखते हैं, फिर वही सेम इनपुट आना चाहिए था। तो यहाँ पर हम दोनों ही इनवर्स लेकर के चलेंगे। तो f 2x माइनस 3 से भी चल सकता है और माइनस 2x प्लस 2 से भी चल सकता है। 5/4 इसमें रखा, 2 इंटू 5/4, 2 इंटू 5/4 माइनस 3, 5/2 माइनस 3 माइनस हाफ, इसमें रखा 2 इंटू माइनस 2 इंटू 5/4 प्लस 2 माइनस 5/2 प्लस 2 माइनस हाफ। देखो माइनस 5/2 यानी माइनस 2.5 प्लस 2 माइनस हाफ। ये क्या था 2.5 यानी 2.5 माइनस 3 माइनस हाफ। हर किसी में माइनस हाफ आ रहा है, तो फंक्शन ये उठा लूं या ये उठा लूं, माइनस हाफ ही आएगा। तो यानी f ऑफ 5/4 बोल दूंगा मैं माइनस हाफ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 सिंपल है, डायरेक्ट इनवर्स पूछा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द इनवर्स फंक्शन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 8 to the power 2x minus 8 to the power minus 2x upon 8 to the power 2x plus 8 to the power minus 2x। जहां तक मुझे लगता है बच्चों इसका आप किए हुए हो इनवर्स आ जाना चाहिए, फिर भी बता देता हूं। देखो y यहां पर क्या ले लो, लेट f inverse x is equal to z, so x is equal to f of z। now I want z, 8 to the power 2z minus 8 to the power minus 2z, 8 to the power 2z plus 8 to the power minus 2z। ठीक है, मुझे z चाहिए। कैसे करते थे, 1 upon 8 to the power z, तो 8 to the power 4z minus 1, 8 to the power 4z plus 1 x। कॉम्पोनेंट और डिविडेंड हो, x by 1 है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 8 टू दी पावर, क्योंकि अपने को z के पीछे भागना है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड भी लगा सकते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x into 8 to the power 4z plus x is equal to 8 to the power 4z minus 1। I am focused on this 8 to the power 4z x minus 1, ये और ये कवर्ड, माइनस x minus 1। ठीक है, 8 to the power 4z हो गया माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो 8 to the power 4z को मैं लिख सकता हूं x 1 प्लस x, ये माइनस निकाला, अपॉन 1 माइनस x। तो 4z को क्या लिख सकता हूं, 8 पर पावर 4z ये आया, तो यानी log 8 पर पावर 4z ये आया। तो बच्चों z क्या आ गया, 1/4 ऑफ दिस, यानी f इनवर्स x आ गया 1/4 log 1 plus x upon 1 minus x base 8। ऐसा ऑप्शन नहीं है, मुझे पता है, मैंने ऑप्शंस देख लिए थे, पेपर मैंने बनाया तो मुझे पता है। तो सारे लोग बेस ई में हैं, तो बेस ई अगर करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, log p बेस a को कैसे करते थे, log p अपॉन log a, फिर बेस ई करना है तो ऐसे लगा है, और इसको क्या बोल सकता हूँ, रेसिप्रोकल में जाएगा तो 1/4 log e बेस 8 इंटू log 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x बेस e। ये आपको दिख नहीं रहा होगा ये, लेकिन यही चीज है। और यहाँ पर ये, क्योंकि आप ऐसे पढ़े हो ना कि log a बेस b को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन log b बेस a, वही मैंने लिखा। तो कौन से ऑप्शन में, 1/4 log e बेस 8 log 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x बेस e, ऑप्शन सी। तो सी हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, मैंने देख लिया, दिख रहा है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20, फंक्शन 1, 3 to r be defined as, ये मजेदार क्वेश्चन है, f of x is equal to x greatest integer of x upon 1 plus x square। और देखो 1, 3 से r में लगा है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, देन रेंज ऑफ f की रेंज आपको बतानी है, ठीक है, f की रेंज बताते हैं। f की रेंज बताने के लिए आप ये देखो कि जब तक ये सॉल्व नहीं होगा तब तक हम एल्जेब्रिकली x इन टर्म्स ऑफ y नहीं ला पाएंगे। ये तो y रेंज कैसे निकालते हैं, y इन टर्म्स ऑफ x, x इन टर्म्स ऑफ y। जब तक ये एल्जेब्रिक नहीं आएगा, मतलब एल्जेब्रिक मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हटना चाहिए। आपने फंक्शंस पढ़ा है, मॉड, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इन सबको डिफाइन करते हैं। तो मुझे पता है कि अगर x 1 to 2 है, क्योंकि डोमेन मशीन के डोमेन है 1 to 3, मशीन का जो इनपुट्स है 1 to 3, 1 to 2 जाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1, x अगर 2 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, या फिर ऐसे ले लो कि अगर x 2 to 3 जाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2, ठीक है। तो बच्चों फंक्शन ऑफ x को मैं रीडिफाइन कर रहा हूं। अगर इनपुट 1 से लेकर के 2 है तो f of x x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर इनपुट 2 to 3 है तो ये 2 बन जाएगा तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब अपन ना रेंज निकालते हैं। अगर इनपुट ये सब है तो y है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कब, जब x है 1 to 2। रेंज निकाल लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y, यानी y प्लस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू x। आई वॉन्ट एक्स स्क्वायर y माइनस x इज इक्वल टू माइनस y। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर y माइनस एक्स प्लस y इज इक्वल टू 0। इट इज क्वाड्रेटिक इन x, है ना, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो यहां पर थोड़ी सी मेहनत अपने को ये लगेगी कि मैं किस तरीके से इसको करूं। x अगर 1 से 2 है तो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की बात हो रही है, इसकी रेंज मुझे निकालनी है, तो गेट x इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है, ओके। वही फंडा, x इन टर्म्स ऑफ y लेकर के आओ, तो ये बना एक्स स्क्वायर y माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं इसको कंप्यूटिंग द स्क्वायर के थ्रू भी कर सकता हूं, और सिंस देखो आप यहां पर जो भी सिचुएशन है x इसमें फंसा हुआ है, तो x क्या होगा, आपको x इन टर्म्स ऑफ y चाहिए ना, x होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, अपॉन 2a। देखो एक और तरीका इसका है, मेरे दिमाग में आ रहा है। अगर बच्चों मैं ऐसे करता हूं ना, तो इस टाइप के फंक्शन की रेंज निकालने में या इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाऊं कि ये जो पूरा आइटम है ये 1 to 2 है, मैं कर तो सकता हूं। देखो स्क्वायर रूट का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव, अगर मैं माइनस कर दूंगा मतलब कुल मिलाकर के डिफिकल्टी आएगी। तो करते करते मेरे दिमाग में क्या आया, मैं आपको बता देता हूं। आपने पढ़ा होगा कि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू या x ग्रेटर देन 0, x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और अगर नहीं पता है तो इसको रट लो। एंड फॉर एवरी x लेसर देन 0, x प्लस 1/x इज ऑलवेज लेसर देन इक्वल टू -2। यू मैं चेक इट। आप इसको रिमाइंडर बना के डाल लेना। रिमाइंडर मतलब आपके नोट्स जहां भी हो उसको आप रट लेना। ये एओडी का सेक्शन है, मैक्सिमम मिनिमम वाला केस जो है। जो पुराने बच्चे होंगे जिन्होंने 11th में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की होगी, उन्होंने ये शायद प्रोग्रेशंस में पढ़ा हो, इसको आप रट लेना। ये क्वेश्चन ना जेईई मेन में आया हुआ है, ये इसीलिए दिया हुआ है कि बच्चे को ये पता होना चाहिए कि किसी भी पॉजिटिव नंबर और उसका रेसिप्रोकल हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है। किसी भी नेगेटिव नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा -2 या उससे छोटा होता है।
ये सॉल्व करते करते मेरे दिमाग में आई। अब आप ये देखो कि अगर मैं इनपुट x से 2 लेता हूं तो f ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ऐसे यहां पर भी है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे समझो, x से ऊपर नीचे डिवाइड किया तो 1 बाई एक्स प्लस एक्स। अब ये जो, अब यहां थोड़ी देर में ब्रेक कर रहा हूं, यहां पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज समझनी है। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं, इसको यहां ब्रेक कर दो, हम इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। एक नया फंक्शन ले रहा हूं z x प्लस 1 बाई एक्स, ये y ले लो। अभी इस पूरे डिस्कशन को भूल जाओ, इस फंक्शन के बारे में बात करते हैं। हमने कहा कि अगर इनपुट 0 से बड़ा है, ये आपको रटना है, तो ये हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है। dy बाई डी एक्स 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की अगर बात करें, सिंस x इज ग्रेटर देन 1 हियर, है ना, पूरा जो भी x है, क्योंकि दोनों में वही फंडा लगेगा, इधर 2 इंटू है, इधर यानी लगभग एक ही फंक्शन है, बस इधर इंटू 2 हो रहा है। अगर x 1 से बड़ा है, दोनों के लिए x 1 से बड़ा है, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा, x से छोटा और 0 से, क्योंकि x अगर 1 से बड़ा है तो x स्क्वायर 1 से बड़ा है, उसका उल्टा हमेशा 0 से 1 होगा। फील इट, 1 से बड़े नंबर जब 1 इज डिवाइडेड बाय अ नंबर ग्रेटर देन 1, तो एक चॉकलेट को 1 से ज्यादा लोगों में बांटना है, तो 0 से 1 मिलेगा, 0 कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसके बारे में पता कर रहा हूं कि ये जो आइटम है वो क्या है, मतलब इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है फंक्शन, यानी ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो मैंने देखा कि जब 1 में से आप माइनस कर रहे हो 0 से 1 में से आप माइनस कर रहे हो 0 से 1, यानी ये हमेशा 0 है 0 से बड़ा। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो आपको आज क्या नोट करना है, आपको नोट करना है कि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू या x ग्रेटर देन 0, फर्स्ट थिंग x plus 1 by x is always greater than equal to 2. Second thing, for x greater than or equal to 1, x plus 1 by x is increasing. अब आप ये भी चेक करना कि 0 से 1, क्योंकि इसके डोमेन में 0 से 1 भी आता है, तो 0 से 1 में पता है क्या होगा, ये डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। अब क्या समझे आप, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मतलब 1 से 2 अगर इनपुट दो इसमें, तो ये बढ़ता हुआ होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हमने देख लिया इज इंक्रीजिंग, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझना। यानी ये मशीन ऐसी है कि इनपुट बड़ा बड़ा करके डालो, आउटपुट भी बढ़ते हुए मिलेंगे, लेकिन इनपुट एक से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x 1 से 2 है, अगर x 1 से 2 है, तो x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू इस पर छोटी आएगी, यानी 1 प्लस 1 बाय 1 2, और 2 पर क्या आएगी, 2 प्लस 1 बाय 2 5 बाय 2। इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन x प्लस 1 बाय एक्स, इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, 2 बाय 5 से 1 बाय 2। यानी कि जब ऐसा होगा तो ये पूरा आउटपुट कहां से कहां होगा, 2 बाय 5 टू 1 बाय, यानी कि अगर इनपुट ये इस मशीन में जाएंगे तो आउटपुट आएगा 2 बाई 5 से 1 बाय 2, ठीक है। अब अगर मैं 2 से 3 के लिए डिस्कस करूं, तो यानी इसका आप यहां लिख लो, अगर इनपुट्स ये जाते हैं तो इसका आउटपुट जाएगा 2 बाई 5 से 1 बाई 2। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी रेंज निकालनी है। अगर x 2 to 3 हो, तो अगर x 2 to 3 हो तो फंक्शन ऑफ x है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 अपॉन एक्स प्लस 1 बाय एक्स। अब ये इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग है तो यानी कि अगर x, तो बच्चों x प्लस 1 बाय एक्स भी इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि ये मशीन इंक्रीजिंग है, तो बढ़ते हुए इनपुट्स के लिए आउटपुट भी बढ़ता हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ 2 क्या होगा, 2 प्लस हाफ यानी 5 बाय 2 से कहां तक होगा, 3 प्लस 1 बाय 3,
10/3। अब रेसिप्रोकल लेना है इसका, यहां तक पहुंचना है तो 1/x+1, ये चेंज हो जाएगा 3/10, 2/5, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2/x+1/x, 3/5, 2 से मल्टीप्लाई किया इसको क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई किया इधर 4/5। तो इस केस में रेंज क्या आई? इस केस में रेंज आई 4/5 से, सॉरी 3/5 से 4/5, 4/5 शामिल है, 3/5 शामिल नहीं है। तो इस फंक्शन की रेंज क्या आई? रेंज आई 2/5 से हाफ यूनियन 3/5 से 4/5 क्लोज। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है बच्चों ये। आई एम इम्प्रेस्ड विद दिस क्वेश्चन। देते टाइम मैंने नहीं सोचा था कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ये क्वेश्चन सिर्फ इस बात से डिफिकल्ट है कि आपको x+1/x का ऑपरेशन करना आना चाहिए। ये फंक्शन एक ऐसी मशीन है कि इनपुट 0 से बढ़ा दो तो आउटपुट हमेशा 2 या 2 से बड़ा आएगा, और इनपुट अगर 0 से 1 है तो ये डिक्रीजिंग है, मतलब 0 से 1 अगर दोगे तो इनपुट बढ़ाने के साथ में आउटपुट घटेंगे, है ना। तो 0 से 1 में इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी 1 पर, और 1 के बाद में जैसे जैसे इनपुट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। उस बेसिस पर मैंने इसकी रेंज निकाली। क्वेश्चन नंबर 20 की रेंज होगी 2/5 से 1/2 यूनियन 3/5 टू 4/5, यानी ऑप्शन डी। अब ये तो थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये पेपर आपका कंप्लीटली जेईई मेन के पैटर्न के हिसाब से हुआ था। अब तक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चल रहे थे, मतलब 30 क्वेश्चंस मिलते थे। 21 है न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 21 पर मूव करते हैं। लेट f बी द फंक्शन विद डोमेन 4, 5, 6। एक फंक्शन है जिसका डोमेन है 4, 5, 6, यानी इनपुट्स 4, 5, 6 ही परमिसिबल है। रेंज है 1, 2, 3। It is given that exactly one of the following statements is true and remaining two are false. कुछ statements दिए हुए हैं। f4 is equal to 1, f5 is not equal to 1, f6 is not equal to 2। आपसे पूछा f इनवर्स 1 क्या होगा। क्वेश्चन 1, 1 मैपिंग हुई है, ठीक है। f be a function 1, 1 function with a domain 4, 5, 6 to the range 1, 2, 3। It is given that exactly one of the following statements is true। इन तीनों में से at a time एक ही true होगा and remaining two are false। तो आपको बताना है f इनवर्स 1 क्या होगा। तो आपको ये पता करना है कि ये 4, 5, 6 1, 1 पैटर्न पर किस तरीके से रिलेटेड है। अब मान लो मेरे पास केसेस हैं f4 इक्वल टू 1। इन तीनों में से केवल एक ही चीज ट्रू हो सकती है, बाकी फॉल्स। तो माना कि मैंने ये ट्रू है, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये ट्रू है केस 1। केस 2 में इसको ट्रू मानूंगा, बाकी दोनों को फॉल्स। केस 3 में इसको ट्रू मानूंगा, बाकी दोनों को फॉल्स। अब अगर इस केस को लेते हुए, मतलब इसको ट्रू और इन दोनों को फॉल्स लेते हुए मैपिंग हो गई तो वही मैपिंग हम लोग डन कर देंगे। यानी इस केस में 1, 1 मैपिंग होना चाहिए। f4 1 कंफर्म हो गया, ठीक है, ये ट्रू है। f5 नॉट इक्वल टू 1 ये फॉल्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर f5 3 हुआ तो नॉट इक्वल टू 1 ट्रू हो गया, ठीक है। f5 2 हुआ तो भी ये ट्रू हो गया क्योंकि f5 2 है, यानी नॉट इक्वल टू 1। तो f5 जब 1 होगा तब f5 नॉट इक्वल टू 1, f5 यहां क्या हो रहा है इक्वल टू 1। तो ये जो चीज है ये क्या हो गई, फॉल्स हो गई। क्योंकि हम क्या कहना चाह रहे हैं, देखो ध्यान से समझो, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। मुझे भी समझाते समझाते ना मजा आ गया, यानी मैं भी थोड़ा परेशान हो गया। अगर मैं f4 1 को ट्रू मानता हूं तो ये फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। ये फॉल्स होना चाहिए, ये भी फॉल्स होना चाहिए। मतलब अगर मैं 1, 1 पैटर्न है f5 को 2 से दिखाऊं तो ये तो ट्रू हो गया ना, क्योंकि f5 नॉट इक्वल टू 1, f5 2 हो रहा है, मतलब नॉट इक्वल टू 1 ट्रू हो गया। तो ये भी गया। इसको रखूंगा तब भी ये ट्रू हो जा रहा है, तो मतलब सर ये मैपिंग ही पॉसिबल नहीं। इससे करूंगा ही नहीं ना, क्योंकि 1, 1 है। तो सर ये वाला केस गया। अब इसको फॉल्स, इसको ट्रू, ये तो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और इसको फॉल्स, यानी इस वाले को ट्रू माना, बाकी दोनों को फॉल्स माना। तो वापस से मैपिंग करते हैं, यानी अंडर केस 1 जब ये ट्रू हो, ये दोनों फॉल्स हो, मैपिंग नहीं हो सकती। अब
F4 1 फॉल्स है, F4 1 फॉल्स है, यानी कि F4 1 से रिलेटेड है, ये फॉल्स है, तो यानी कि 4 का रिलेटिव क्या हुआ, 1 हुआ। ठीक है सर, अगर आप ये कर देते तब ये क्या हो जाता, F4 1, F4 अगर 2 है, ये अगर हो जाता तो क्या ये फॉल्स होता, ये फॉल्स नहीं होता। क्यों नहीं होता, 4 का रिश्तेदार बड़ा मजेदार है बच्चों, मुझे समझाने में मजा आ रहा है। आप अभी ना थोड़ा कंफ्यूजन पे ना जाकर के सीधा इस तरीके से आओ, केस 1 क्लियर हो गया, केस 2 पे आ रहा हूं, ये ट्रू है, तो मैंने क्या किया, 5 को 1 से रिलेट किया, तो नॉट इक्वल टू 1 ट्रू है, तो 1 तो हो ही नहीं सकता। अब 5 को 2 से कर देता हूं, तो F5 नॉट इक्वल 1 ट्रू है। ठीक है, अब उसके बाद में मैं क्या करूंगा, F5 नॉट इक्वल टू 1 ट्रू हो रहा है, तो F5 का तो 2 होगा या ट्रू होगा, 3 होगा। आप इसको ऐसे समझो, केस नंबर 2 को ऐसे समझो, बड़ा मजेदार है केस नंबर 2। इसका मतलब ये है, ये फॉल्स है, इसका मतलब 4 का रिलेटिव या तो ट्रू होगा या 2 होगा या 3 होगा, क्योंकि F इक्वल टू 1, F4 1 फॉल्स है, यानी 4 का रिश्तेदार 1 नहीं है, फॉल्स है ये चीज। इसके अकॉर्डिंग 5, अब 5 या तो जाएगा 1 से या 2 से या 3 से, अब किससे रखें, अगर इससे गया तो फिर ये बात ट्रू नहीं हो पाएगी, क्योंकि तो यानी कि F5 2 से चला जाता है। अगर F5 को मैं 2 देता हूं, अगर मैं इसको 2 देता हूं तो देखो क्या होगा, F5 को अगर 2 देता हूं तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये नॉट इक्वल टू 1, यानी F5 नॉट इक्वल टू 1 है, ट्रू है। ठीक है, 3 देता तब भी सही है। अब F6, अब क्या बचा 1, क्योंकि 2 3 यहां ऑक्यूपाई हो गया, 1 दिया, तो F6 नॉट इक्वल टू 2 है क्या, तो ये ट्रू हो रहा है, क्योंकि F6 इसको क्या लिख सकता हूं, नॉट इक्वल टू 2 है कि नहीं है, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, ट्रू। ये आप ऐसे समझो कि अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब F6 क्या हुआ, 2 होगा, तो F6 को 2 कर दिया, 2 होगा तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, ये 2 ये लेगा तो 3, यानी गड़बड़ हो गई ना। ठीक है, तो ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं है, मुझे पता है बच्चों, डिस्कशन के बाद में आप वापस से कंफ्यूज हो गए, पक्का, I'm damn sure। ठीक है, केस 3, पता है ये क्या हो रहा है कि मुझे समझ आ रहा है इसलिए मैं कर पा रहा हूं, अब इसको मजेदार तरीके से करना, बस इतना सा हिंट मिला आपको कि अगर ये ट्रू है इसका मतलब F5, अगर ये फॉल्स है इसका मतलब F5 1 ही होगा। अब तीसरा केस मतलब ये फॉल्स और ये ट्रू। अब अगर ये ट्रू है, ये फॉल्स है, इसका मतलब F5 इक्वल टू 1 होना ही चाहिए। ठीक है, ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, 5 को कर दिया 1 से रिलेट, 6 2 से रिलेट किया, तो अगर मैं 6 को 3 से रिलेट करूं, 3 या 2 से रिलेट होगा, तो अगर F6 को मैंने 3 से रिलेट कर दिया तो F6 नॉट इक्वल टू 2 ट्रू होगा। ठीक है, ओके, अगर मैं 2 से कर देता तो फिर ये गड़बड़ हो जाती बात, F6 इक्वल टू 2 आ रहा है, जबकि F6 इक्वल टू 2 ट्रू नहीं होना चाहिए, मतलब F6 ट्रू नहीं होना चाहिए, यानी F6 कितना होगा 3 और ये कितना हो जाएगा 4। इस केस में आप वापस से मैच कर लो, F4 1 फॉल्स आ रहा है, ठीक है, F4 1 ये फॉल्स है क्योंकि F4 क्या है 2। देखो इसका बेस ये है कि आप ना ट्रू और फॉल्स को चेक करो बार बार, यानी F4 2 है तो ये फॉल्स, F5 1 है, F5 1 है तो F5 नॉट इक्वल टू 1 फॉल्स हो जाएगा। F6 3 है, तो मतलब अगर F6 3 है तो F6 नॉट इक्वल टू 2 लिखना ट्रू होगा, यानी क्या हो गया, तो ये फाइनल मैपिंग हो गई। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, मेरे डिस्कशन के बाद में दोबारा करना, कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये फाइनल मैपिंग हो गई, तो F की मैपिंग ऐसे, तो F इनवर्स 1 क्या हो जाएगा 5, F इनवर्स 1 आया 5। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, f is an even function, f एक इवन फंक्शन है, मतलब f of minus x will be equal to f of x। उसके बाद बोला हुआ है कि f डिफाइंड है -5 to 5,
द नंबर ऑफ द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स पूछा है आपसे, सो दैट फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। अब आपको पता है बच्चों कि एक्स इज, अब यहां पर जो केसेस हैं वो आप देखना, ये चीज क्योंकि एफ इवन है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या क्या केस वैलिड होना चाहिए, वैलिड केसेस। अगर एफ इवन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स मस्ट बी इक्वल टू एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। एक केस तो ये होना चाहिए, वैलिड केस नंबर 1। दूसरा, एफ इवन है इसलिए एफ माइनस ऑफ, यानी कि इस मैपिंग में एक्स की जगह यहां माइनस रखो, ये जो भी फंक्शन है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2, ये वापस से क्या आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 हुआ, और इसका मतलब माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन माइनस एक्स प्लस 2 हुआ एक्स के इक्वल। तो यहां से x निकलेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यहां से निकलेगा माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इसको सॉल्व किया, इसको इधर भेजा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व किया, इधर भेजा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स की दो वैल्यूज यहां से आएंगी, दो वैल्यूज यहां से आएंगी, टोटल मिलाकर के 4 वैल्यूज। अब आप बोलोगे सर एक केस ये भी तो है कि x इक्वल टू ये हो, इससे करके देख लो, क्योंकि इसमें इवन की जरूरत नहीं है, मैंने इवन कॉन्सेप्ट यूज किया, इसमें तो इवन की जरूरत ही नहीं है। आप x इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 करके देखोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। बच्चों इससे ना इवन फंक्शन का कहीं पर भी, क्योंकि ये तो फंक्शन की प्रॉपर्टी है, फंक्शन इवन होना चाहिए, तो इसलिए इस केस से आने वाले x की वैल्यूज को हम लोग जगह नहीं देंगे, क्योंकि इवन वाला कॉन्सेप्ट जहां यूज होगा। तो एक बार मैंने क्या कहा कि फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, तो यहां पर मैंने इसको यही रखा और इसकी जगह ये लिख दिया, ठीक है, इससे दो वैल्यूज आई। फिर इवन का एक और केस है कि सर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, तब फंक्शन ऑफ माइनस एक्स निकाल दिया और ये एज इट इज रखा। आ रहा है समझ में? तो फंक्शन ऑफ एक्स अगर जब ऐसा होगा तो ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, समझना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं, मतलब इवन का यूज होना चाहिए क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। तो मैंने इसमें क्या किया, इसको रिप्लेस किया, और इसमें दूसरे वाले केस में एफ ऑफ माइनस एक्स को अपडेट किया और फिर कंपेयर किया, ताकि इवन वाला कॉन्सेप्ट यूज हो जाए। आगे बढ़ते हैं। ये दोनों क्वेश्चन 21 और 22 प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस यानी आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, f of x is equal to sin square x plus sin square x plus pi by 3 plus cos x into cos x plus pi by 3, ये f of x है। और बोल रहा है कि g 5/4 is equal to 1। आपसे पूछा है कि gOf of pi by 10 कितना होगा। gOf pi by 10 जब निकालोगे तो आपको f of pi by 10 चाहिए, फिर f of pi by 10 को आप g में डालोगे, g भी यहां नहीं है। सबसे पहले फंक्शन ऑफ x को समझते हैं। sin square x, ये क्या है, sin x plus pi by 3 यानी sin x cos pi by 3 plus cos x sin pi by 3 का होल स्क्वायर, cos x into cos x cos pi by 3 minus sin x sin pi by 3, ठीक है। अभी आया, मैं क्या कर रहा हूं, fx थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। तो sin square x प्लस इसका होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, 4 sin square x, नीचे बाई 4 आई जाना है, sin x सॉरी बाई 2 आया, स्क्वायर किसका करना है, sin x प्लस √3 cos x, sin square x नीचे 4 आ जाएगा, √3 cos x का होल स्क्वायर 3 cos square x, 2ab प्लस का 2 √3
नीचे बाई 2 है तो 2√3 sin x cos x प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो 1/2 cos स्क्वायर x माइनस √3/2 sin x cos x। अब आप देखो ये प्लस का √3/2, 2 से 2 कटा √3/2, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या आया sin स्क्वायर x प्लस 1/4 sin स्क्वायर x 3/4 cos स्क्वायर x प्लस हाफ cos स्क्वायर x कितना हो गया 5/4 sin स्क्वायर x 3/4 1/2 5/4 cos स्क्वायर x कितना आया 5/4। इसका मतलब f of x कांस्टेंट है, f नाम की मशीन में कोई भी इनपुट डालो आउटपुट 5/4। तो g of f of pi/10 g of f of pi/10 f में कुछ भी डालो 1 और g of 1 कितना है 1। तो रिजल्ट g of f कांस्टेंट है तो और ये आपको दिया हुआ है कितना 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। में नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस पूछा है e टू f में। क्वेश्चन नंबर 24 e इज इक्वल टू 1 2 3 4। सारे क्वेश्चन मजेदार है बच्चों। f है 1,2 देन नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस फ्रॉम e टू f 1 2 3 4 1 2 ऑनटू फंक्शंस बनाने हैं, मतलब ये चारों को इन दोनों से रिलेट कराना है। कुल मिलाकर के 4 कंप्यूटर 2 लोगों में बांटना है, तो 4 कंप्यूटर 2 लोगों में या तो ऐसे ऐसे बांट दो या 1 और 3 करके बांट दो। जब 2 बांटोगे, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं 2 के रिपीटेशन के कारण, प्लस 4 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल, तो ये 4 को 2 या 4 को 1 3 में 1 3 के ग्रुप में डिवाइड करने के तरीके, जब आप 2 बंडल बना लोगे, अब वो 2 बंडल कोई भी हो, 2 के हो या 1 3 का हो, उन 2 बंडल्स को 2 लोगों में बांटने का तरीका, क्योंकि ये चारों कंप्यूटर के 2 बंडल बना करके इनको बांटना था 2 फैक्टोरियल बेस। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इतने ऑनटू फंक्शंस हो जाएंगे। 24/8 3, 24/6 4 into 2 कितना हुआ 14, तो 7 2 14, तो टोटल ऑनटू फंक्शंस कितने होंगे 14। 24 में आंसर मैंने गड़बड़ नहीं करी थी, 4 आएगा ना, ये 4 और ये आपका 24/8 3 + 4 7 into 2 14, आंसर दिया हुआ है 16। एक सेकंड, 4 कंप्यूटर को 2 में बांट सकता हूं तो ऐसा हो गया, फिर 1 3 1 3 ऐसा हो गया, फिर 2 बंडल को 2 लोगों में बांटने का तरीका, तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24। 24/8 8 3 24, 24/3 8 ये हो गया 24/6 4 7 2 14, तो आंसर इसका 14 ही होगा। इसको करेक्ट कर लेना, मैं आपका रीचेक करवा दूंगा, आंसर इसका 14 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 है fx इज इक्वल टू, ये पीरियड पूछ रहा है आपसे, तो fx इज इक्वल टू साइन π/4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस cos πx/2, जहां पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका पीरियड पूछ रहा है। ठीक है, अब इसका पीरियड क्या हो, तो बच्चों मान लो, देखो इसका तो आप पीरियड निकाल सकते हो ना, cos का पीरियड 2π/π/2 कितना आया 4, इसका तो 4 हो गया। अब इसका निकालना है, तो मैं इसको अलग से पकड़ लेता हूं, sin π/4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब आप देखो कि बेसिकली ये जो चीज है ये किस टाइप की है, ये हमेशा 1 या 2, यानी कोई भी x रखो ये हमेशा इंटीजर होगा, तो ये कभी 1 कभी 2 कभी 3 कभी 4 कभी 5 6 या -1 -2, तो यानी कि बच्चों ये क्या बनेगा sin π/4। अब अगला sin 2 × π/4, फिर sin 3 × π/4, तो अब ये देखो
कि पाई बाई 4 में कब कब साइन की वैल्यू, पाई बाई 4 में मतलब पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4, फिर अगला 2 पाई प्लस पाई बाई 4, फिर अगला 3 पाई माइनस पाई बाई 4, यहां साइन होता है। तो यानी कहां कहां पर साइन होता है? साइन पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन पाई माइनस पाई बाई 4, which is equal to sin 2 pi plus pi by 4 equal to sin 3 pi minus pi by 4 equal to sin 6 pi plus pi by 4। मतलब आप समझ रहे हो ना, पाई बाई 4 में, क्योंकि ये क्या सेट हो ये मैं आपको बता रहा हूं। तो पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4, फिर 2 पाई प्लस पाई बाई 4, 3 पाई माइनस पाई बाई 4, 4 पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है, फिर साइन 5 पाई माइनस पाई बाई 4 एंड सो। तो क्या क्या सेट हो रहा है? इसके लिए सेट हो रहा है 3, इसके लिए सेट हो रहा है 8, 9 पाई बाई 4, इसके लिए सेट हो रहा है 11 पाई बाई 4, इसके लिए सेट हो रहा है 17 पाई बाई 4, इसके लिए 20 माइनस 1 19 पाई बाई 4। तो कुल मिलाकर के ये पीरियडिक हो जाएगा अगर यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 हो, 3 हो, 9 हो, 11 हो, 17 हो, 19 हो। तो क्या है ना बच्चों, इस वाले केस में तो पीरियडिसिटी मेंटेन नहीं होगी, लेकिन इसमें हो रहा है। देखो 8 का गैप, 8 का गैप, फिर अगला 8 के गैप पे आ जाएगा। कहने का मतलब अगर यहां पर 8 के गैप में आउटपुट आए, मतलब अब मुझे इसका पीरियड निकालना है, तो यानी कि ये हो जाएगा g ऑफ x, जो भी आएगा वो होगा साइन पाई बाई 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। यानी मैं अगर इसका पीरियड निकाल रहा हूं तो g ऑफ, क्वेश्चन तो अच्छा है, पीरियडिक फंक्शन के लिए ऐसा होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा कि अगर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 8, 11 ऐसे करके आए, तो हम ये कह सकते हैं कि सर इसका पीरियड 8 होगा। कैसे होगा 8 के गैप में, मतलब g ऑफ x प्लस 8 विल बी इक्वल टू साइन पाई बाई 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 8। तो क्या बन जाएगा? साइन पाई बाई 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 8। ये कैसे खोज सकता हूं? ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 8 प्रॉपर्टी थी ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n, ठीक है। तो इस तरीके से इसको खोज सकता हूं। तो क्या हो जाएगा? ये पूरा मल्टीप्लाई होगा इसे, तो साइन पाई बाई 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस पाई बाई 4 इंटू 8 यानी 2 पाई। तो देखो अपने आप क्या आ जाएगा, साइन 2 पाई प्लस थीटा यानी साइन पाई बाई 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं। समझाते समझाते मुझे समझ आया। ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान रखना, इसका तो पीरियड 4, अब इसका पीरियड मुझे निकालना है, तो ये gx ले लिया साइन पाई बाई 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। पीरियड ढूंढने के लिए g ऑफ tx मस्ट बी इक्वल टू g ऑफ x होना चाहिए। इसका मतलब साइन पाई बाई 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस t कितना सेट हो? साइन पाई बाई 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x सेट होना चाहिए। अब यहां पर ये चीज हमें समझ आती है कि अगर t इंटीजर है, इफ t बिलोंग्स टू एन इंटीजर, क्योंकि पीरियड अगर इंटीजर नहीं होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर खुलेगा ही नहीं, और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं खुलेगा तो आप समझ सकते हो बच्चों कि log t प्लस x कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन sin t प्लस x की प्रॉपर्टी होती है कि t 2 पाई रख दो, वही वाली बात है। तो यहाँ इंटीजर रखूंगा तब जाकर के ग्रेटेस्ट इंटीजर खुलेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस इंटीजर इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n इंटीजर होना चाहिए। तो ये कैसे खुल जाएगा? साइन पाई बाई 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसको खोल रहा हूं पहले, प्लस t, ठीक है। तो ये आना चाहिए किसके बराबर? साइन पाई बाई 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ये बन गया साइन t इंटू पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब ये अगर 2 पाई हो जाए तो मजा आ जाएगा, तो t पाई बाई 4 अगर 2 पाई हो जाए तो बात सेट हो जाएगी। साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। पाई से पाई कटा तो t कितना आया? 8। जो मैंने पहले समझाया था ना, उससे अच्छा ही एक्सप्लेनेशन है। तो इसका पीरियड है 8, इसका पीरियड 4। तो अगर इसका पीरियड 4 है तो 4 भी होगा, 8 भी होगा,
12 भी होगा, 16 भी होगा, तो कॉमन क्या आया 8, यानी दोनों ही x प्लस 8 पर खुश है। तो पीरियड कितना आ गया 8। अगर ये आपको डिफिकल्ट लगा तो आप एक और काम कर सकते हो, एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं। इस फंक्शन का पीरियड निकालने के लिए देखो इसकी कोई हेडेक नहीं है, जो दूसरा वाला है ना उसकी हेडेक है। तो आप ये कर सकते हो कि साइन पाई बाई 4 इसको आप लिख दो x माइनस फ्रैक्शनल ऑफ x। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल ऑफ x क्या होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो यहां से मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को लिख सकता हूं x माइनस फ्रैक्शनल x। और बच्चों फिर फॉर्मूला लगा दो, यानी इसको लिख दो ऐसे, फिर इसको एक्सपेंड कर दो। कैसे? साइन a माइनस b, क्योंकि ये पीरियोडिक होता है, इज पीरियोडिक विद पीरियड 1, क्योंकि फ्रैक्शनल ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल ऑफ एक्स। फील नहीं आ रही तो बता दूं, 1.2 प्लस 1 का फ्रैक्शनल 2.2, फ्रैक्शनल पार्ट तो वही रहेगा ना जो 1.2 का है, वही रहेगा ना जो 2.2 का है, वही रहेगा ना जो 3.2 का है। अगर फील नहीं आ रही तो बता देता हूं। अब आप इसको एक्सपेंड कर दो तो क्या आएगा, साइन पाई एक्स बाई 4 कॉस पाई बाई 4 फ्रैक्शनल ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस कॉस पाई एक्स बाई 4 साइन पाई बाई 4 फ्रैक्शनल ऑफ एक्स। अब देखो इसका पीरियड, ये भी एक फंक्शन, ये भी एक फंक्शन, इसका पीरियड 2 पाई अपॉन पाई बाई 4 कितना आया 8। इसका देखो ये पीरियडिक है 1 पर, है ना, तो इसका पीरियड तो 1 है, 1 प्लस रखते ही बार बार वही आ जाएगा पाई बाई एक्स फ्रैक्शनल ऑफ एक्स। इसका पीरियड 1, 8 और 1 में फाइनल क्या हुआ 8, इसका 8। इसका पीरियड 2 पाई अपॉन पाई बाई 4 8, इसका 1, 8 और 1 फाइनल क्या होगा 8, तो कुल मिलाकर के 8। बच्चों ये पेपर मैंने बनाने में करीब 6 से 7 घंटे लिए हैं। मुझे पता है ये आपको डिफिकल्ट लगेगा, इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करने वाले कम हो गए, लेकिन बच्चों मैं आप लोगों को लुभाने के लिए जेईई मेन से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता कि सीधे सीधे क्वेश्चन देकर के आपका उत्साहवर्धन करूं। मैं आपका एनकरेजमेंट ऐसे कर सकता हूं कि आप दिन भर पूछते रहो, मैं दिन भर समझाता रहूंगा। जैसे जेईई मेन वाले बच्चे अभी जो टारगेटेड स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ, वो सारे के सारे बच्चे मुझसे 10 से 6 10 AM से 6 PM हेल्प लेते हैं। 15 दिन तक वही काम होगा, फिर 15 दिन फिजिक्स, फिर 15 दिन केमिस्ट्री। तो मैं आपका एनकरेजमेंट ना तो आपको मोटिवेट करके करूंगा यस यू कैन क्रेक IIT, यू कैन क्रेक जेईई मेन, और ना ही मोटिवेशन ऐसे करूंगा कि बच्चों पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे देता हूं आपके टेस्ट में मार्क्स अच्छे आएंगे। मैं आपको हमेशा रिलेवेंट कंटेंट ही पढ़ाऊंगा, रिलेवेंट कंटेंट ही समझाऊंगा, बिकॉज आई एम कमिटेड कि मुझे बच्चों को जेईई मेन और एडवांस की तैयारी करानी है। और आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि सर बोर्ड का लेवल भी बहुत इजी होता है, बोर्ड का लेवल अच्छा होता है। बस यही है कि जेईई मेन में क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। मुझे पता है आपका टेस्ट ऊपर नीचे गया होगा, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि 50% के अबव अगर आपके मार्क्स हैं, यस यू आर डूइंग गुड, बिलो है तो एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, पूछो, सीखो और आगे बढ़ो। फंक्शन है, फंक्शन में कभी भी कोई पारंगत नहीं हो सकता, पारंगत मतलब एक्सपर्ट नहीं हो सकता। आगे चैप्टर्स इजी इजी आएंगे, इसके बाद में ITF में आपको बहुत मजा आएगा, हो सकता है आप 80% को भी क्रॉस कर जाओ। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट बहुत इजी आएगा, इसके बाद में आपके लेक्चर्स डलने शुरू हो जाएंगे। तो बाय बाय एवरीवन। इस टेस्ट के डिस्कशन में आपको जहां पर भी दिक्कत आई हो वापस से आप पूछ सकते हो।